साशा का पीओवी। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। ये सब वायलेट की गलती है। वह बेवकूफ स्टॉकर, मैंने कहा जब मैं एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूद रहा था और अपनी गर्दन पकड़ रहा था, मेरी सांसें उखड़ रही थी और मेरे मुंह से उस नवरूपांतरित मानव का खून बह रहा था। आह, इस खून का स्वाद बहुत अच्छा है। ये खून उन बोरी पे बनाता है जो मेरे परिवार को कुछ भी नहीं जैसा स्वाद प्रदान करता है। सबसे अच्छा खून मैंने कभी चखा है और अब यह मेरा है। क्या ये सिर्फ मेरा है? मैं उस विचार को अपने दिमाग से निकालने के लिए कई बार अपना सिर हिलाता हूँ, फिर एक इमारत के शीर्ष पर रुकता हूँ और बादलों वाले आकाश को देखता हूँ। मैं आह भरता हूँ और कहता हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने एक अजनबी से शादी कर ली है। मेरा मतलब है, विक्टर पूरी तरह से अजनबी नहीं है। जब हम बच्चे थे तब से वायलेट हमेशा रूबी और मुझसे उसके बारे में बात करती रही है। हमें हमेशा वायलेट को उसकी डार्लिंग के बारे में बात करते हुए सुनना पड़ता था। ईमानदारी से कहूं तो, जब मैं बच्चा था तो मुझे ये बहुत परेशान करने वाला लगता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे वायलेट के पागलपन की आदत हो गई। मैंने अनुष्ठान में मदद करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने झुककर इमारत में बैठते हुए कहा, मेरा मतलब है, किसने सोचा होगा कि ऐसा होगा? क्या अनुष्ठान व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए? यह अनियमितता क्यों हुई? इस वजह से अब मैं शादीशुदा हूं और मैं अपने पति को व्यक्तिगत रूप से भी नहीं जानती। मैं हताशा में अपना सिर पकड़कर व्यवहारिक रूप से चिल्लाया, ये सब वायलेट की गलती है। ओह, मुझे फिर से गुस्सा आ रहा है। रुको, अचानक मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। अगर मैं अपने पति का खून नहीं लेती तो मैं सूख जाऊंगी। मैं एक सूखी मम्मी में बदल जाऊंगी और मेरा शरीर शीतनिद्रा में चला जाएगा। और वह अभी भी एक है सकारात्मक परिणाम। सबसे बुरी स्थिति में मैं खून की प्यास से पागल हो जाऊंगा। फू, मैं हताशा में चिल्लाया, मुझे ये काम कैसे करना चाहिए? अरे विक्टर, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मुझे अपना खून दो। मैंने ऐसे बोला जैसे मैं किसी नाटक में अभिनय कर रहा हूँ, लेकिन जल्द ही मेरा चेहरा लाल हो गया। नहीं, ये शर्मनाक है। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिला। मैं उस विचार को अपने दिमाग से निकालने के लिए कई बार अपना सिर हिलाता हूँ। फिर भी, मुझे घर जाना चाहिए। मैं उठता हूँ और अपनी खरीदी हुई हवेली की ओर कूदता हूँ। डॉट 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 हवेली में पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला और सबसे पहले जो चीज मैंने देखी, उससे मैं अविश्वास में पड़ गया। मेरी नौकरानी जूलिया का बिना सिर वाला शरीर सोफे पर फैला हुआ था। कमरा अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़ाई हुई हो, और सिर्फ जूलिया का शरीर ही बिखरा हुआ नहीं था। एनएन नहीं, जेक जूलिया, मैं अविश्वास में बोला। जब मैंने उस नौकरानी का शव देखा, जिसने मुझे बचपन से ही बड़ा किया था, तो मैं सुसंगत विचार नहीं बना सका। मैं अपने सभी नौकरों, पिशाचों और मनुष्यों के शव देख सकता था। मेरे जाने के बाद यहाँ एक नरसंहार हुआ था। मेरे पास शोक मनाने का समय नहीं था क्योंकि मुझे लगा कि कोई तेज गति से आ रहा है। मैंने अपने शरीर को अपनी बिजली से ढक लिया और हमले से बच गया। हमला मेरे पास से गुजरता है और मैं अपनी हवेली के दरवाजे को टुकड़ों में टूटता हुआ देख सकता हूँ। ओह, घात विफल रहा। ये बहुत बुरा है। मुझे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। उस आदमी को देखकर मुझे लगता है कि वह एक लंबा गंजा सफेद आदमी है और उसने पुजारी की पोशाक पहनी हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे काले सूट की तरह दिखने के लिए अनुकूलित किया गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चर्च के कुत्ते। मैं गुस्से में गुर्राया, लेकिन जल्द ही मैंने उस गुस्से को निगल लिया और शांत रहने की कोशिश की। अब नियंत्रण खोने का समय नहीं है। लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सकता। अपनी बिना सिर वाली माँ के शव को देखकर मेरे शरीर से एक जलता हुआ क्रोध निकल जाता है जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम साले। बूम, मेरे पूरे शरीर पर बिजली गिरने लगी। वह आदमी मेरी उपेक्षा करता है और अपने पहने हुए काले दस्ताने को कसकर खींचता है जैसे कि दस्ताना ढीला हो। वह एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह खड़ा होता है और कहता है, भगवान इस सेवक की मुट्ठी को आशीर्वाद दे ताकि वह पापियों को दंडित कर सके। जब उस आदमी ने ये कहा, तो उसकी मुट्ठी फीकी सुनहरी चमक से चमकने लगी। जब मैं अपने पैरों का उपयोग करके चलने की कोशिश करता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरी गतिविधियां प्रतिबंधित हो रही हैं। सफलता, अच्छा काम। कालोस। अचानक एक महिला सामने आती है जिसने नन की पोशाक पहनी हुई थी।
पुरुष के समान, ऐसा लगता है जैसे उसकी वर्दी एक टाइट फिटिंग सूट की तरह दिखने के लिए तैयार की गई थी। मैं उसके हाथों में देख सकता था कि उसने हवेली में फैले हुए कई धागे पकड़ रखे थे। उन्होंने मुझे हवा में इस तरह लटकाया हुआ था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं क्रूज पर चढ़ा हुआ हूँ। अच्छा काम मारिया, कार्लोस ने तटस्थ स्वर में कहा। ईमानदारी से कहूं तो मैं कबीले फुलगर की उत्तराधिकारिणी के साथ व्यवहार नहीं करना चाहता। वे किरणें मेरी लड़ाई शैली के साथ काफी असंगत हैं। मारिया ने कहा, वास्तव में आप भाग्यशाली हैं कि मुझे अपने साथी के रूप में पाया, अन्यथा आप उसे कभी भी जीवित नहीं पकड़ पाएंगे। आप मेरे लिए भाग्यशाली आकर्षण हैं। कार्लोस ने स्पष्ट भावनाओं के साथ उसकी प्रशंसा की। ऐसा लग रहा था कि वे एक साथ कुछ कर रहे हैं। मेरा गुस्सा तब चरम पर पहुंच गया जब इन कुत्तों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि मैं शिकार के लिए आसान शिकार हूं। उन्होंने मेरे घर पर हमला कर दिया। उन्होंने उस महिला को मार डाला जो मेरे लिए मां की तरह थी। वे मेरे नौकरों को मार डालते हैं और अब भी मुझसे घृणा करते हैं। अक्षम्य चच के कुत्ते, मैं गुस्से से चिल्लाया। मेरे दांत बदलने लगे और तेज हो गए। फिर मेरे शरीर से खून का दबाव रिसने लगा। मैं उन्हें मारने जा रहा हूं। आह, मुझे पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। कार्लोस बड़बड़ाया जैसे कि यह परेशानी भरा हो। वास्तव में अगर वह कमजोर होती तो वह गिनती कबीले की उत्तराधिकारी नहीं होती। मारिया उसका समर्थन करती है। वह अपने हाथों से इशारा करती है और जो तार मुझे पकड़ रहे थे वे कसने लगते हैं, लेकिन मुझे अपनी त्वचा में जलन भी महसूस होती है। आह, मैं दर्द से चिल्लाता हूँ। मैं बालों को देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि उनमें हल्की सुनहरी चमक है। यह महसूस करते हुए कि इस महिला के साथ घर के अंदर लड़ते समय मुझे नुकसान हो रहा था, मैंने एक निर्णय लिया। एक निर्णय जिसने मेरे गौरव को ठेस पहुंचाए। मुझे भागने की जरूरत है। मैं अब अकेले नहीं लड़ सकता। मुझे भागने की जरूरत थी। नोवेल नेक्स्ट कॉम। मुझे भागने की जरूरत थी। मुझे पता है कि मुझे भागने की जरूरत थी। लेकिन मैं जूलिया के सिरविहीन शरीर को देखता हूं और देखता हूं कि जो गुस्सा अनियंत्रित हो रहा था वह फिर से बढ़ने लगा है। मैं क्रोधित था। मैं क्रोधित था। मैं बदला लेना चाहता हूं। मैंने अपना ध्यान मारिया पर केंद्रित किया। पिछले प्रदर्शन से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि गंजे व्यक्ति के मन में मारिया के लिए भावनाएं हैं। मैं लगभग पागलपन की कगार पर मुस्कुराता हूं और उस तकनीक का उपयोग करने का फैसला करता हूं जो मेरी असली मां ने मुझे सिखाई थी। अपने शरीर को सुनहरी बिजली से ढककर मैं अपने शरीर को एक महान पिशाच की संभावित सीमा से परे जाने के लिए मजबूर करना शुरू कर देता हूं। मुझे लगता है कि किरणें मेरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं और इसे बिजली के छोटे छोटे झटकों के साथ प्रभावित कर रही हैं। यह एक आत्म विनाशकारी तकनीक है जिसका उपयोग केवल मैं ही कर सकता हूं। यह तकनीक ध्वनि की सीमा से ऊपर मेरी गति को बढ़ाती है। मैं अपने पैरों से हवा को लात मारता हूं और अचानक उन दोनों को एक ध्वनि की आवाज सुनाई देती है। बूम! मुझे लगता है कि महिला के बाल टूट रहे हैं और वह मुझे मुक्त कर रही है। जब मुझे रिहा किया जाता है, तो मैं अपनी गति का उपयोग करता हूं और मारिया के पीछे आता हूं। मैं अब कार्लोस को खत्म करने के लिए प्रलोभित था। लेकिन जब मैंने देखा कि उसके शरीर को दौड़ते समय घनी सुनहरी ऊर्जा से ढक दिया गया था, तो मैंने अपना मन बदल दिया। और यह निर्णय यहाँ कार्लोस को मारने से मुझे संतुष्टि नहीं होगी। उसे कष्ट सहना होगा। उसे अपने साथी को कुछ ऐसा बनते देखना होगा जिसकी वह तलाश कर रहा है। मैंने मारिया की गर्दन पर काट लिया और जब उसे एहसास हुआ कि क्या होने वाला है, तो वह चिल्लाने लगी। नहीं, मैंने चचहाउंड की हताश चीख सुनी और इसने मुझे उसकी गर्दन को और भी जोर से काटने पर मजबूर कर दिया और उसकी चीख और भी तेज कर दी। मारिया, कार्लोस हमारी ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने मारिया की मदद करने की कोशिश की, मैं गायब हो गया। शापित हो पिशाच! विडंबना यह है कि चचहाउंड की चीख शैतान की चीख जैसी थी, और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं जोर से हंसने लगता हूं और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाड़ में जाओ, घटिया कुत्ते! मैं भागते समय चिल्लाया। साशा की हवेली से कुछ किलोमीटर दूर। साशा मारिया को जमीन पर गिरा देती है और मारिया के गले में लगे क्रूस को फाड़ देती है। फिर वह उसकी उंगली काटती है और खून की एक बूंद जमीन पर गिरती है। जब ये बूंद जमीन पर गिरती है, तो एक जादुई चक्र बनता है। मैंने तुम्हारे लिए अपना पूर्ण नौकर बनने के लिए उचित सामग्री तैयार नहीं की, लेकिन किसे परवाह है।
इससे तुम वह बन जाओगे जिससे तुम सबसे अधिक नफरत करते हो, एक पिशाच, और एक सामान्य पिशाच से भी बदतर, तुम एक बन जाओगे दोषपूर्ण पिशाच। वह मुस्कुराहट के साथ बोली जिसमें उसके सारे तेज दांत दिखाई दे रहे थे और उसके चेहरे से छोटे छोटे आंसू गिर रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मारिया के बेहोश होने से पहले आखिरी दृश्य साशा की छवि थी जो एक पागल मुस्कान के साथ उसे देख रही थी और उसके चेहरे से आंसू गिर रहे थे। कगुया ने शुरू से अंत तक साशा के मुंह से पूरी कहानी चुपचाप सुनी। कगुया की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन जब उसने जूलिया के शरीर की स्थिति सुनी तो कगुया का उदासीन माहौल अचानक हत्या के इरादे से फूट पड़ा। कागुया ने पूर्व पिशाच हत्यारे मारिया की ओर देखा, जो अब उसी में बदल गई है जिसे उसने मारने की कसम खाई थी। कागुया की अभिव्यक्ति उदासीन रही, लेकिन उसका वातावरण वह सब कुछ कह गया जो उसे जानना आवश्यक था। वह गुस्से में है। मारिया, साशा की नई नौकरानी, ने बस कागुया को गंभीर नजरों से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कागुया की हत्या के शुद्ध इरादे से प्रभावित नहीं थी, लेकिन अगर हम तेज आंखों से देखते तो हम सभी पसीने की छोटी छोटी बूंदें गिरते हुए देख सकते थे। मारिया का चेहरा, मारिया की अंतरात्मा उसे कुछ करने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से मास्टर का आदेश निरर्थक था। वह कुछ नहीं कर सकती थी। जिस क्षण से वह साशा की नौकरानी बनी, कुलीन पिशाच ने हमेशा उसे कसकर बांध रखा था। उसने हमेशा उसे पास रहने का आदेश दिया। एक जाल। चर्च के कुत्ते जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक सक्रिय हैं। पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। कागुया ने साशा की ओर देखते हुए तटस्थ स्वर में कहा। उसकी हत्या का इरादा अचानक गायब हो गया, लेकिन साशा को उसकी नजर से पता चल गया था कागुया की नजर में उसका गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, मेरी नौकरानी के अनुसार लूसी नाम के एक आदमी ने चर्च से बहुत मूल्यवान चीज चुरा ली। दुर्भाग्य से मुझे इस बारे में जानकारी नहीं मिल सकी कि वह कुछ क्या है। मेरी नौकरानी को कुछ भी पता नहीं था, साशा ने दिखाते हुए तटस्थता से कहा। मेरी नौकरानी शब्द का तिरस्कार। क्या आप उस बारे में आश्वस्त हैं? कागुया ने उससे पूछताछ की। साशा ने कार्रवाई करके दिखाने का फैसला किया। वह मारिया की ओर देखती है, फिर साशा की आंखें चमकने लगती हैं। मुझे बताओ कि तुम अपने प्रेमी के साथ क्या करने की योजना बना रही थी। हम शादी करने और अगले साल बच्चे पैदा करने की योजना बना रहे थे, मारिया ने रोबोटिक लहजे में कहा और उसकी आंखें लाल हो गईं। जब साशा ने ये शब्द सुने तो उसकी मुस्कुराहट एक घृणित मुस्कान में बदल गई। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ योजना बना रही थी और कागुया ने इस मुस्कुराहट पर ध्यान दिया। जब तुमने मेरी पूर्व प्रधान नौकरानी को मार डाला तो तुम्हें क्या महसूस हुआ? और उस जाल को बनाने का तुम्हारा उद्देश्य क्या था? कुछ नहीं, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। आखिरकार ये सिर्फ एक काम है। कालोस ने हवेली पर हमला किया और सभी नौकरों को मार डाला, जबकि मैंने पिशाच नौकरानी का सिर फाड़ दिया और अपने तारों से जाल बिछा दिया। हमारा लक्ष्य कब्जा करना था फुलगर कबीले की उत्तराधिकारी। रुको, मैं तुम्हारी बात समझ गया, कागुया ने तटस्थ स्वर में कहा। वो समझ गई कि साशा उसे ऐसा क्यों दिखा रही थी। साशा इन हरकतों से कागुया को बताना चाहती थी कि नई नौकरानी उसके नियंत्रण में है। ओह, लेकिन अब यह अच्छे हिस्से की ओर बढ़ रहा था। साशा ने ऐसे बोला जैसे ये सब एक बड़ा मजाक था। जाहिर तौर पर उसका दिमाग ठीक नहीं था। जारी रखो, तुम मुझे क्यों पकड़ना चाहते थे? साशा ने आदेश दिया। इंक्विजिशन को जानकारी मिली कि कबीले फूलगर के नेता ने पिशाच गिनती के रूप में अपना पद खो दिया और एक साधारण कुलीन पिशाच बन गए। इंक्विजिशन ने फैसला किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित उनकी उत्तराधिकारियों को पकड़कर इस कबीले को और कमजोर करने का यह एक अच्छा अवसर होगा। अमेरिका की। मारिया ने जो कहा उसे सुनकर कागुया ने अपनी आंखें खोल दी। उसके हमेशा शांत चेहरे पर हैरान अभिव्यक्ति देखकर साशा टूटे हुए स्वर में टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक पाती है, क्योंकि उसकी आंखें लगातार लाल से हरे रंग में बदल रही हैं। हाँ, अजीब है ना? मेरे माता पिता कर्ण का खिताब खो देंगे। मेरी माँ को शायद ऐसा करना होगा। उसने वही बेवकूफ़ी भरी चीजें की हैं जो वह हमेशा करती है। और अंत में मुझे लगता है कि उसने रईसों द्वारा बनाए गए किसी बेवकूफ़ी भरे खेल पर हमारा खिताब दांव पर लगा दिया है। और इस वजह से यहाँ इन बेवकूफों ने सोचा कि मुझे पकड़ना और मुझे सौदेबाजी के साधन के रूप में इस्तेमाल करना एक अच्छा विचार होगा, ताकि वे मेरे कबीले की ताकत को और कम कर सकें। और आप जानते हैं कि इसमें हास्यास्पद क्या है? साशा बोली।
अगर ये चच के कुत्ते सफल होते, तो मेरे माता पिता को मेरे अस्तित्व की परवाह नहीं होती, वे कहते कि मैं कमजोर हूं या कुछ और हूं और मुझे मर जाना चाहिए। एक बहुत ही अजीब स्थिति है ना। केवल वे लोग जो मेरी परवाह करते थे, उनकी वजह से मर गए वो बेवकूफ जो मुझे बेटी कहते हैं, साशा ने उपेक्षा पूर्वक बात की। लेडी साशा, कागुया को नहीं पता था कि क्या कहना है। मुझे आपकी दया नहीं चाहिए, साशा कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि कागुया उसके पास खड़ी थी जबकि उसका शरीर अंधेरे से छिपा हुआ था। मुझे क्षमा करें, लेडी साशा। साशा हैरान भाव से कागुया की चमकती लाल आंखों को देखती रही, उसने कभी नहीं सोचा था कि कागुया उसके साथ ऐसा करेगा। कागुया ने साशा की गर्दन काट दी, और उसके चेहरे पर खून फैल गया। जल्द ही साशा जमीन पर गिर गई जैसे कि वह मर गई हो। कागुया फिर से गायब हो जाती है, और मारिया के पीछे दिखाई देती है, फिर नौकरानी की पसलियों पर छायादार खंजर से हमला करती है जिसके बाद वह मारिया की गर्दन काट देती है। मारिया की आंखों में अचानक जीवन की चमक खो जाती है और वह जमीन पर गिर जाती है। एक आदर्श नौकरानी बनना कठिन है, कागुया आह भरते हुए अपनी जेब से निकाले रुमाल से अपना चेहरा पोंछती है और अचानक उसकी परछाइयां बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे मारिया को निगलने लगती हैं, फिर मारिया का शरीर कागुया की छाया में गायब हो जाता है। कागुया अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाती है और साशा के शरीर की ओर देखती है क्योंकि उसके दिमाग में कई विचार घूमने लगते हैं। पोह कागुया, एक आदर्श नौकरानी बनना कठिन है, मैं अपने आप को इसके बारे में फिर से सोचने नहीं दे सकती क्योंकि मैं अपने कंधे पर नजर डालती हूँ और मुझे ऐसी सामग्री से बना एक काला बैग दिखाई देता है जो सूरज की रोशनी को दूर रखता है। उस बैग के अंदर लेडी वायलेट की बचपन की दोस्त लेडी साशा थी। मैं लेडी साशा को अपनी छाया में रख सकता था, लेकिन यह उसके लिए बहुत अशिष्टता होगी। आखिरकार मेरी छाया एक अच्छी जगह नहीं है। सांस, मैं फिर से आहें भरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। एक नौकरानी का कर्तव्य हमेशा अपने मालिक के लिए सर्वश्रेष्ठ की कामना करना है। यह एक शिक्षा थी जो जूलिया ने हमेशा मेरे दिमाग में रखी थी जब मैं छोटी थी। जूलिया सभी नौकरानियों के लिए एक आदर्श थी, एक आदर्श मानी जाने वाली नौकरानी जिसने गिनती के कुलीन पिशाचों के घरों की सेवा करने वाली सभी नौकरानियों को प्रशिक्षित किया। वह साशा की निजी नौकरानी थी, वह फुलगर कबीले की मुख्य नौकरानी भी थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह खुद साशा के लिए एक मां की तरह भी थी। एक मां जैसी छवि को खोना और यह पता लगाना कि आपके परिवार ने कुलीन वर्ग में अपनी गिनती का दर्जा खो दिया है, लेडी साशा के लिए काफी सदमा रहा होगा। मैं एक इमारत से दूसरी इमारत पर उछलते हुए थोड़ी दया के साथ अपनी सांसों में बुदबुदाती हूँ। मैं लॉर्ड विक्टर के घर वापस आ रहा था। लेडी साशा की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। वह आमतौर पर एक नेक, शांत और पिशाच दुनिया के नियमों का ईमानदारी से पालन करने वाली महिला है। लेकिन जब वह थोड़े ही समय में कई नुकसानों से गुजरी तो उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित हुई और वह स्पष्ट रूप से नहीं सोच पा रही थी। यदि मैंने लेडी साशा को अकेला छोड़ दिया तो वह जल्दबाजी में निर्णय लेगी जो उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है, और यदि लेडी साशा की मृत्यु हो गई तो लॉर्ड विक्टर संभवतः रक्तपात में खो जाएगा या गहरी नींद में सो जाएगा। आखिरकार अनुष्ठान एक ऐसी चीज है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। सबसे बुरे भाग्य को रोकने के लिए 3 महिलाओं को एक साथ रहना होगा क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करेगी तो उन्हें नुकसान होगा। लॉर्ड विक्टर को अपनी पत्नियों के खून की जरूरत है और उनकी पत्नियों को लॉर्ड विक्टर के खून की जरूरत है, और चूंकि लेडी वायलेट लॉर्ड विक्टर की पत्नी है, इसलिए मुझे इस स्थिति को हल करने की जरूरत है। क्या मुझे सच में दूसरी नौकरी तलाशनी चाहिए? शायद मैं भविष्य में जापान वापस जा सकती हूँ और युवा नौकरानियों को पढ़ा सकती हूँ, मैंने जोर से कहा, लेकिन मुझे पता था कि यह वह नहीं है जो मैं चाहती थी। मैं एक आदर्श दासी बनना चाहती हूँ, और एक आदर्श दासी वह है जो अपना मालिक चुनती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं उस लक्ष्य से बहुत दूर थी। शायद अच्छा काम करने के लिए लॉर्ड विक्टर मेरी प्रशंसा करेंगे। मैं इस विचार को अपने दिमाग से निकालने के लिए कई बार अपना सिर हिलाता हूँ, ये ध्यान दिए बिना कि मेरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया है। मैं एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूदता रहता हूँ। विक्टर पीओवी। वायलेट और मैं 2 शिकारियों के साथ उसकी हवेली में लौट आए। शिकारियों से उनकी क्षमताओं और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों के बारे में जो कुछ भी मैं जान सका, उसके बारे में पूछताछ करने के बाद जब मैंने अपनी पूछताछ पूरी की तो मैं संतुष्ट था।
मैंने दोनों शिकारियों को वायलट और वायलट के नौकरों की देखभाल में छोड़ दिया। मैंने उससे कहा कि वह उन दोनों के साथ बुरा व्यवहार न करे। आखिरकार हम उन्हें अनुभवी शिकारियों के लिए सौदेबाजी के साधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हालांकि मुझे संदेह है कि ये अनुभवी शिकारी अपने रंगरूटों की परवाह करेंगे, फिर भी वे एक अच्छे संगठन है ना? इसलिए मेरा मानना है कि उन्हें दिखावे में बने रहना चाहिए। अच्छाई और बुराई व्यक्तिपरक है। यदि मैं एक व्यक्ति के लिए अच्छा करता हूं और साथ ही दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता हूं, भले ही मुझे पता न हो कि मैंने ये किया है, तो जिस व्यक्ति को मैंने नुकसान पहुंचाया है, उसके लिए मैं बुरा माना जाऊंगा, और जिस व्यक्ति की मैंने मदद की है, उसके लिए मैं बुरा माना जाऊंगा, अच्छा माना जाएगा। अंत में कोई अच्छा और बुरा नहीं है, जो मौजूद है वह सिर्फ विकल्प है और आपकी पसंद के परिणाम है। जैसा कि न्यूटन ने पहले कहा था, आप जो भी क्रिया करते हैं उसी समय प्रतिक्रिया बनती है। उस विचार को केवल भौतिकी में ही नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी शामिल किया जा सकता है। नोवेल नेक्स्ट कॉम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हवेली छोड़ने से पहले मैंने वायलट को सामान्य से अधिक कपड़े लाने के लिए कहा क्योंकि मैं घर पर उस बहाने का उपयोग करूंगा। आखिरकार मैं अपनी माँ को जानता हूँ, मुझे यकीन है कि वह पूछेगी कि वायलट घर क्यों नहीं आई। वायलट मुझसे सहमत हुई और कहा कि वह ऐसा करेगी। घर लौटते हुए मैं अपने माता पिता से मिलता हूँ। वायलट कहाँ है? मेरी माँ ने मुझसे पूछा। वह एक फिल्म देख रही थी जबकि मेरे पिताजी बर्तन धो रहे थे। जाहिर है उन्होंने खाना खरीदा था। हमारे घर में इस तरह की कोई बकवास नहीं है कि आदमी सोफे पर बैठा है और महिला बर्तन धो रही है। हम अपने कार्यों को सप्ताह के दिनों में विभाजित करते हैं। ऐसा लगता है जैसे आज मेरे पिता के बर्तन धोने का दिन है। वह थोड़ी व्यस्त है। वह एक हवेली में रहती है, इसलिए उसके पास लाने के लिए बहुत सारे कपड़े हैं। मैंने तटस्थ स्वर में कहा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आपने वास्तव में जैकपॉट मारा। आपको एक अमीर, सुंदर और प्यार करने वाली पत्नी मिली। मेरे पास आपको सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। एक माँ के रूप में मुझे गर्व है। जैसा कि मुझसे उम्मीद की गई थी, मेरी माँ ने गर्व से टिप्पणी की जब उसके चेहरे से एक छोटा सा आंसू गिरा, तो वह एक प्राचीन गुरु की तरह लग रही थी, जिसने अपने शिष्य को वह सब कुछ सिखाया जो उन्होंने सीखा था और उन्हें अपने शिष्य पर गर्व था। माँ, जब मैंने अपनी माँ की ओर देखा तो मैं अवाक रह गया। मेरा मतलब है, अगर यह आपके पिता की बात होती, तो आप राजमिस्त्री के रूप में काम करते और सड़क से गुजरने वाली महिलाओं के लिए सीटी बजाते। आप एक गुफावासी होते। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसा बने। वह गंभीर चेहरे के साथ बोली जैसे वह मुझे कोई महत्वपूर्ण बात सिखा रही हो। उफ, मैंने देखा कि मेरे पिताजी की प्रतिक्रिया ऐसी थी मानो कोई चाकू उनके सीने में घुस गया हो। महिला, अगर मैं गुफाओं में रहने वाला आदमी होता तो आप मेरे साथ डेट पर जाने के लिए क्यों सहमत हुई? जब मेरे पिताजी ने बर्तन धोना बंद कर दिया तो वे व्यावहारिक रूप से चिल्लाने लगे। मेरी माँ अपना चेहरा घुमाती है और मेरे पिताजी की ओर देखती है और उसी ईमानदारी के साथ जवाब देती है जो वह हमेशा करती है। ठीक है, आप लंबे थे, मांसल थे और जानते थे कि एक महिला के साथ अच्छा व्यवहार कैसे करना है। और आपका ड्रैगन योद्धा भी एक महान योद्धा था। अन्ना, लियोन, दोनों प्यार में डूबे दो किशोरों की तरह लग रहे थे। ठीक है रुको, मैं इसके बारे में नहीं सुनना चाहता, मैंने रुकने का इशारा करते हुए कहा। मैं अपने माता पिता से इस आकस्मिक आदान प्रदान का आदी था, लेकिन भले ही मुझे इसकी आदत हो गई हो, मैं इसे देखना नहीं चाहता। अचानक कागुया घर के दरवाजे से गुजरती है और जब वह दरवाजा बंद करती है, तो वह मेरे माता पिता का ध्यान आकर्षित करती है। मिस्टर लियोन और मालकिन अन्ना, मैं देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। ओह कागुया, ठीक है। तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें पूरी सुबह नहीं देखा, मेरी माँ ने पूछा। मैं कुछ समस्याओं का समाधान कर रही थी जिनसे निपटना लेडी वायलट भूल गई थी, कागुया ने तटस्थ स्वर में कहा। ओह, अच्छा काम। जैसा कि एक पेशेवर नौकरानी से उम्मीद की जाती है, आप लोग अलग हैं। मेरी माँ ने उसकी ईमानदारी से प्रशंसा की। ऐसा लगता है कि मेरी माँ की तारीफ काम कर गई क्योंकि कागुया ने एक छोटी सी संतुष्ट मुस्कान बिखेरी और अपने सामान्य तटस्थ स्वर में बोली, जैसे कि वह अपनी छाती फुला रही हो, यह मेरे लिए आसान है। उमू उमू, घर में आओ, बात करते हैं। मेरी माँ ने कागुया को अपनी ओर आमंत्रित करते हुए बड़ी मुस्कुराहट के साथ बात की। दुर्भाग्य से मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती, मैं काम कर रही हूँ, कागुया ने मेरी बाहें पकड़ते हुए कहा।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं कागुया के रवैये से थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ। ओह! मेरी माँ एक अर्थपूर्ण मुस्कान प्रदर्शित करती है। मैं उसकी मुस्कुराहट को देखता हूँ और तुरंत समझ जाता हूँ कि वह क्या सोच रही है। क्या तुम किसी और लड़की के पीछे पड़े हो? अगर वायलेट को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? सावधान रहें, मैं आपके निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा उनकी पत्नी द्वारा मारा जाए। मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने विशेष रूप से ऐसा कहा है? खैर, अतीत में, उसने और मैंने भविष्य के बारे में बहुत सारी बातें की और उसने वही शब्द कहे, उसने कहा कि वह मेरी निजी जिंदगी में दखल नहीं देगी। आखिरकार, मैं भविष्य में एक वयस्क बनूंगी। वह नहीं चाहती थी कि जो त्रासदी उसने एनीमे में देखी थी, वह उसके महिलावादी बेटे के साथ दोहराई जाए। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जब उसने महिलाकरण शब्द कहा। उस समय मैं एक मक्खी भी नहीं पकड़ सकता था, महिला को पकड़ना तो दूर की बात है। भगवान विक्टर, हमें एक समस्या है, कागुया ने गंभीर भाव से मेरी ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा। कागुया की गंभीर अभिव्यक्ति देखकर मैं समझ गया कि कुछ गंभीर घटित हुआ है और कागुया को किसी चीज के लिए मेरी जरूरत है। आखिरकार, वह एक गंभीर नौकरानी है और वह किसी समस्या का मजाक नहीं बनाएगी। मैं अपना सिर हिलाकर संकेत देता हूं कि मैं समझता हूं और मैं अपने माता पिता से कहता हूं, मैं कागुया के साथ कुछ काम करूंगा, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ध्यान रखना, मेरी मां ने मेरी ओर हाथ हिलाते हुए कहा, लेकिन अचानक वह ऐसी अभिव्यक्ति करती है जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो और वह चिल्लाती है, विक्टर, तुम्हें जैक को पशु चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, वह तुम्हें याद कर रहा होगा। ओह! मैं अपनी बिल्ली के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। मैंने अपना हाथ अपने सिर पर थपथपाया। अब जब मैंने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया है, तो मुझे उस रोएंदार बालों को सहलाना याद आ रहा है। ये निर्णय लेते हुए कि मैं जैक को पशु चिकित्सक से बाद में ले लूंगा, मैं कागुया के साथ बाहर चला गया। जब विक्टर कागुया के साथ अपने घर से निकला, तो वे एक गुप्त मार्ग में प्रवेश कर गए जो एक दीवार के करीब था, और जल्द ही वे धीरे धीरे घर के तहखाने में उतर गए। क्या आपको लगता है कि विक्टर कागुया के साथ कुछ कर रहा है? जब लियोन ने घर का दरवाजा बंद देखा तो उत्सुकता से पूछा। मुझे इसमें संदेह है। मैं अपने बेटे को जानता हूँ, मैंने उसे एक वफादार आदमी के रूप में पाला है। अगर उसकी शादी वायलट जैसी खूबसूरत महिला से हुई है तो वह किसी अन्य महिला के पीछे नहीं भागेगा। शायद कुछ हुआ होगा, विक्टर की माँ, एना, उदासीन भाव से बोली। मैं समझ गया, लियोन ने कहा और फिर बर्तन धोना जारी रखा। रुको, वे शादीशुदा हैं, ठीक है। लेकिन कोई विवाह समारोह क्यों नहीं हुआ? वो बर्तन धोते समय बोला, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या कह रहा है, तो उसने अन्ना की ओर देखा। अचानक एना को ऐसा लगता है जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह ठिठक गई और चमकती आंखों से लियोन की ओर देखने लगी। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ दिलचस्प काम करना था। लियोन ने ये देखकर बस सोचा, ओह शिट, आई एम सॉरी, बेटा। डॉट 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 अल्पविराम डॉट 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 मुझे नहीं पता था कि नौकरानी के काम में खूबसूरत महिलाओं का अपहरण भी शामिल है। क्या यह एक नए तरह का बुत है? मैंने कागुया से पूछा, जिसने दो अलग अलग बिस्तरों पर सो रही दो गोरी महिलाओं को देखते हुए मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। पहली गोरी महिला ने एक आधुनिक नौकरानी पोशाक पहनी हुई थी जो कागुया की तरह दिखती थी, और दूसरी महिला, वह सुंदर थी। वायलट के विपरीत, उसके छोटे सुनहरे बाल थे जो उसकी गर्दन तक पहुंचते थे, बहुत गोरी त्वचा, मोटी जांघें और बड़े स्तन थे। उसने दो बटन वाले कॉलर वाली एक लंबी बाजू वाली काली रेशमी शर्ट पहनी हुई थी जो गर्दन के बीच तक जाती है। उसके स्तनों के बीच एक सफेद चौकोर आकार की टाइल थी जिसके किनारों पर सोने की कढ़ाई की गई थी। ये बहुत तंग दिखती है और चूंकि यह रेशम है, और आप उसके गोल स्तन और उसकी बहुत पतली कमर पूरी तरह से देख सकते हैं। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उसके स्तनों के ठीक ऊपर एक धनुष टाई के साथ सफेद नाविक जैसा कोट बंधा हुआ था, जो वास्तव में पहने बिना उसके कंधे पर सफेद कोट छोड़ रहा था। उसने दो बेल्टों के साथ एक सफेद स्कर्ट पहनी थी, एक कमर पर और एक दाहिनी ओर अधिक तिरछे गिरती हुई। यह उन चौंगसम पोशाकों की तरह कटी हुई थी और एक सेक्सी काले गाटर बेल्ट दिखा रही थी जो उसके लंबे, सही पैरों को ढक रही थी। मैंने देखा कि उसने सफेद 2 इंच ऊंची हील्स भी पहनी हुई थी, लेकिन एड़ियां बिस्तर के किनारे झुकी हुई थी।
यह महिला बहुत आकर्षक थी, मुझे लगता है कि मेरी दृष्टि बदल रही है, और मैं उसे देखता हूँ और वैसा ही महसूस करता हूँ जैसा मैंने पहली बार वायलट को देखकर महसूस किया था। यह एक अकथनीय आकर्षण था, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उसका खून चूसने की जरूरत है। ओह, मैंने अपने गले पर हाथ रखा और तेजी से चला गया। गोरी औरत को बहुत देर तक देखने पर मेरी प्रतिक्रिया को देखते हुए कागुया ने तटस्थ स्वर में कहा, आप उस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, है ना? वह कौन है? मैंने अपना दिल थामते हुए पूछा, मुझे लगा कि मैंने वायलेट से अपनी खून की प्यास बुझा ली है, लेकिन मैं इतनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया क्यों कर रहा था? कागुया मुझे उत्तर नहीं देती है। वह उस महिला की ओर देखती है जो काफी समय से बिस्तर पर लेटी हुई है और मैंने उसे झिझकते हुए देखा जैसे कि वह कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रही हो। अंत में वह अपना मन बना लेती है और फिर मेरी ओर देखती है और गंभीर स्वर में बोलता है, वह तुम्हारी पत्नी है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं अपना मुंह खुला करके आश्चर्य से कागुया को देखता हूँ। वह आपकी पत्नी है? कागुया ने उसी स्वर में अपनी बात दोहराई। वह मैंने सुना, मैंने आश्चर्यचकित स्वर में कहा। मैंने गहरी सांस ली और तटस्थ स्वर में पूछा, मेरा मतलब ये था कि आपका क्या मतलब है कि वह मेरी पत्नी है? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अच्छा, वह तुम्हारी पत्नी है, वो भ्रमित चेहरे से बोली। कागुया, मैंने उसकी ओर घूर कर देखा और उसे समझाने को कहा कि क्या हो रहा है। कागुया ने आह भरी, आमतौर पर लेडी वायलट के नौकर के रूप में मुझे आपको ये जानकारी नहीं बतानी चाहिए, लेकिन उसने अपने होंठ काटे और ऐसा लग रहा था कि उसे बोलने में कुछ कठिनाई हो रही है। मैं कागुया के व्यक्तित्व के बारे में सोचना शुरू करता हूँ। वह एक वफादार नौकरानी है जो आदर्श नौकरानी बनने का दावा करती है, एक नौकरानी जो अपने मालिक के लिए सब कुछ करती है। ओह, मैं समझ गया। वो सोच रही है कि वह उस चीज के बारे में बात करके विश्वासघात कर रही है जिसे वायलट ने शायद मना किया था। मैं उसके करीब जाता हूं और बिस्तर पर सोई हुई गोरी महिला की गर्दन को काटने के प्रलोभन को नजरअंदाज करने की कोशिश करता हूं। मैंने जोर से निगल लिया और अपने होंठ को थोड़ा सा काट लिया। मैंने कागुया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, चिंता मत करो, बस मुझे बताओ कि क्या हुआ। अगर वायलट कुछ कहता है, तो तुम्हें मेरा समर्थन है। जब मैंने कागुया के सिर पर हाथ फेरना शुरू किया तो मैंने महसूस किया कि उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह किसी बात से खुश लगती है, फिर कहती है, मैं लॉर्ड विक्टर पर भरोसा करूंगा। वह चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखते हुए तटस्थ स्वर में बोली, यह महसूस करते हुए कि वह मुझे बताने जा रही है कि क्या हो रहा है। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरना बंद कर दिया। मुझे उसकी हल्की सी कपकपी महसूस होती है, और अचानक कागुया का हाथ अमानवीय गति से चलता है और मेरा हाथ पकड़कर फिर से अपने सिर पर रख देता है। फिर उसने अपना चेहरा उठाया और मेरी लाल आंखों में शून्य दृष्टि से देखा। मेरे चारों ओर प्रश्न चिन्ह दिखाई देने लगे। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन जब मैंने देखा कि उसने मेरा हाथ कहाँ पकड़ रखा है, तो मुझे कुछ समझ आया। वह चाहती थी कि मैं उसके सिर पर हाथ फेरूं। जल्द ही मैं फिर से उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू कर देता हूं और वह एक संतुष्ट मुस्कान दिखाती है। जब मैं इस नौकरानी का रवैया देखता हूं तो मैं खुद को अपना सिर हिलाने से नहीं रोक पाता। वह एक आदर्श और गंभीर नौकरानी होने का दावा करती है, लेकिन कभी कभी वह आश्चर्यजनक रूप से प्यारी होती है। किसी तरह कागुया की अभिव्यक्ति देखकर मैं शांत होने में कामयाब रहा। मेरी रक्तपिपासा अभी भी पागलों की तरह चिल्ला रही थी, लेकिन अब यह अधिक प्रबंधनीय पैमाने पर थी। स्पष्ट करें कि क्या हुआ, मैंने कागुया से कहा। कागुया ने सिर हिलाया और कहा, इस महिला का नाम साशा है। साशा फुलगर, बिल्कुल लेडी वायलेट की तरह। वह आपकी पत्नी है। जल्द ही वह मुझे वे सारी घटनाएं बताने लगती है जो साशा को झेलनी पड़ी। मैंने कागुया के सिर पर हाथ फेरते हुए तटस्थ भाव से सब कुछ सुना। मेरी भावनाओं में कभी कभी उतार चढ़ाव होता था। जब मैंने सुना कि साशा खुश थी, तो मैं खुश था, लेकिन जब मैंने सुना कि साशा को शिकारियों ने लगभग पकड़ लिया था, तो मुझे अपने सीने में तीव्र क्रोध की लहर महसूस हुई। ये भावनाएं मेरे लिए विदेशी थीं। मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस महिला से मैं अभी अभी मिला था, उससे मैं इतनी प्रबल भावनाएं कैसे महसूस कर सकता हूं, लेकिन ये सोचकर रुक गया। वायलट के साथ भी यही हुआ। वायलट को शामिल करते समय मुझे हमेशा बहुत तीव्र भावनाएं महसूस हुई।
मैं गोरी नौकरानी को जानलेवा इरादे से देखता हूँ, लेकिन जल्द ही मैं कई बार अपना सिर हिलाता हूँ और खुद को फिर से शांत करने की कोशिश में जोर जोर से सांस लेने लगता हूँ। यह मेरा बदला नहीं था, ये साशा का बदला था। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करते हैं। साशा, जो वायलेट की बचपन की दोस्त है, उसे कुछ दिन पहले हुई रस्म के अनुसार मेरी पत्नी के रूप में चिन्हित किया गया था। वह घर आए और चच के शिकारियों द्वारा बिछाया गया जाल उसका इंतजार कर रहा था। उस दिन उसने जूलिया नामक नौकरानी को खो दिया, जो साशा के लिए मां की तरह थी। कागुया के अनुसार जब वह साशा से मिलने गई तो उसे एहसास हुआ कि वह खून की प्यास से पीड़ित थी और शिकारियों से लड़ने के कारण वह बहुत कमजोर हो गई थी। यह महसूस करते हुए कि साशा बदला लेने की इच्छा के कारण जल्दबाजी में निर्णय ले सकती है, कागुया ने साशा का अपहरण कर लिया और उसे मेरे पास ले आई। मैं सामान्य स्थिति को समझता हूँ। मैं कागुया की ओर देखता हूँ। मेरी दूसरी पत्नी कौन है? कागुया ने अपने होंठ काटे, लेकिन वह जल्द ही फिर से आह भरती है और कहती है, रूबी। रूबी स्कारलेट, वह लेडी वायलेट की बचपन की दूसरी दोस्त है। रूबी, रूबी, हम क्या वह मेडिकल स्कूल में सबसे लोकप्रिय छात्रा नहीं है? मुझे याद रखें, लाल बाल, हरी आंखें और चेहरे पर हमेशा उदासीन भाव के साथ। उसे जीनियस कहा जाता था क्योंकि वह जो कुछ भी करती थी उसमें हमेशा प्रथम आती थी। वह कॉलेज के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थी, उन्हें अछूत लाल फूल कहा जाता था। अफवाहों के अनुसार अतीत में उसे कई पुरुषों द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उन सभी को ठुकरा दिया गया था, और कुछ अधिक जिद्दी पुरुष अचानक पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गए थे। किसी कारण से मेरे अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा हो गया जब मुझे एहसास हुआ कि कई पुरुष उसके पीछे थे। यह एक जुनूनी इच्छा की तरह थी। वो चोदू पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लॉर्ड विक्टर, अचानक मुझे कागुया की आवाज सुनाई देती है। मैं अपने विचारों से जागता हूं और कागुया को देखता हूं, यह महसूस करते हुए कि मैं फिर से भावनाओं के समुद्र में गिर रहा हूं। मैं थोड़ा मुस्कुराता हूं और कहता हूं, धन्यवाद कागुया। मैंने उसके सिर को जोर से सहलाया। मैंने देखा कि वह अधिक अनियमित रूप से सांस ले रही थी, और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। वह वायलेट की तरह सांस नहीं ले रही थी, ये कुछ शांत था। अच्छा काम, कागुया। मैंने महसूस किया कि जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, कागुया का पूरा शरीर कांपने लगा, और जल्द ही उसने अपना चेहरा घुमा लिया और दीवार की ओर देख रही थी, जैसे कि उसे कुछ दिलचस्प मिल गया हो। कागुया उन शब्दों की हकदार थी। अगर उसने तब कार्रवाई नहीं की होती, तो शायद साशा ने खुद के लिए कुछ खतरनाक कर लिया होता। ओह, मुझे क्या हुआ? अचानक मुझे किसी के जागने की आवाज सुनाई देती है। मैं सीधे सामने देखता हूं और देखता हूं कि साशा जाग गई है। साशा इधर उधर देखती है और उसे वह जगह नहीं पहचानती जहां वह उठी थी। अचानक वह चिढ़ते हुए स्वर में बात करना शुरू कर देती है। वह नौकरानी, उसने मेरा अपहरण कर लिया। वह कुछ कहना जारी रखने वाली थी, लेकिन जब उसने ध्यान दिया मेरी उपस्थिति से, उसने बात करना बंद कर दिया और अपना सारा ध्यान मुझ पर केंद्रित कर दिया। साशा की नीलमणि नीली आंखें रक्त लाल में बदलने लगती हैं। वह बड़ी मात्रा में हवा अंदर लेती है और धीरे धीरे उस हवा को छोड़ना शुरू कर देती है जो उसके फेफड़ों में थी। जब वह जिस हवा में सांस लेती थी उसे बाहर छोड़ती थी, तो मैं देख सकता था कि हवा सामान्य से कहीं अधिक गर्म थी। यहां तक कि जब वह उसके मुंह से बाहर निकलती थी तो एक छोटी सी गर्म धुंध बन जाती थी। उसका चेहरा लाल होने लगा और वह अपनी लाल आंखें मुझ पर टिकाते हुए अनियमित सांसें लेने लगी। मैं किसी भी बेहतर स्थिति में नहीं था। मेरा शरीर गर्म था, मेरा गला सूख रहा था, मेरा पूरा शरीर चिल्ला रहा था कि मैं पीछे हटना बंद करूं और उस महिला पर हमला करूं और उसका खून पीऊं। ओह, लॉर्ड विक्टर, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं, कागुया तटस्थ स्वर में बोला। जब साशा और मैंने कागुया की आवाज सुनी, तो हम दोनों स्तब्धता से जाग गए। मैंने नीचे देखा और महसूस किया कि मैं कागुया को बहुत जोर से दबा रहा था। मैंने ये भी देखा कि कागुया ने ये कहकर झूठ बोला था कि उसे चोट लगी है। मुझे लगता है कि उसने मुझे और साशा को हमारी दुनिया से जागने के लिए कहा था। अल्पविराम डॉट 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 एस साशा। सही है, मैंने थोड़ा हकलाते हुए कहा। अल्पविराम डॉट 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 हाँ, मैं साशा हूँ। वह अचानक हाथ उठाते हुए जोर से बोली, जैसे वह प्राथमिक विद्यालय में थी और शिक्षक ने उससे कुछ पूछा था। यह महसूस करते हुए कि उसने अभी क्या किया है, उसने अपना चेहरा एक तरफ कर लिया और मुझे अनदेखा कर दिया।
मैंने देखा कि उसका पूरा चेहरा लाल चमक रहा था और उसकी वह अभिव्यक्ति देखकर मेरे दिल में कुछ चुभने लगा और मैं ईमानदार स्वर में टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सका। सुंदर, मुझे एक पूफ ध्वनि सुनाई देती है और मुझे साशा के सिर से छोटी पीली बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और उसका चेहरा पहले की तुलना में अधिक लाल हो गया है। एस स्टॉप। डी, मुझे मत देखो, आखिरी वाक्य बोलते ही वह चिल्ला पड़ी। लेडी साशा, कृपया शांत हो जाए, कागुया ने कहा जब वह स्वेच्छा से मुझसे दूर चली गई और साशा के पास आए। के कागुया, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? मैं अभी उससे बात करने के लिए मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक रूप से तैयार नहीं हूँ, वह शर्मिंदगी से लाल चेहरे के साथ चिल्लाने लगी। कागुया ने साशा की बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा, लेडी साशा, आप कुछ मूर्खतापूर्ण योजना बना रही थी, जैसे कि इस नौकरानी को चारे के रूप में इस्तेमाल करना और उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करना जिसने आप पर हमला किया था, है ना? ओह, ये भी एक संभावना थी। साशा ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने कागुया की ओर ऐसे चेहरे से देखा जिसने कहा, तुम्हें ये कैसे पता? ऐसा लगता है कि कागुया ने अपना अनुमान सही साबित कर दिया। जल्द ही उसका चेहरा नफरत में बदल गया। हाँ, तो क्या तुम मुझे इसीलिए यहाँ लाए हो? मुझे अपना बदला लेने से रोकने के लिए, वह ठंडे स्वर में बोली। गलत, मैं लेडी साशा को खुद को मजबूत करने के लिए यहाँ लाया हूँ, कागुया ने मुझ पर उंगली उठाते हुए कहा। साशा भ्रमित चेहरा बनाती है और फिर मेरी ओर देखती है। मैंने देखा कि उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया है, लेकिन अब वह अपनी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण कर रही है। लेडी वायलेट मजबूत होती जा रही है। हर बार जब लेडी वायलेट विक्टर का खून पीती है, वह धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। वह शायद अब लेडी साशा और लेडी रूबी से भी ज्यादा मजबूत है, कागुया ने सुझावात्मक लहजे में कहा। क्या आप समझते हैं? वायलेट मात्र 21 साल की उम्र में एक महान पिशाच है, व्यवहारिक रूप से एक नवजात है, और वह मजबूत हो रही है, वह उसी सुझावात्मक लहजे में बोलती रही। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये कैसे संभव है? पिशाच केवल उतने ही मजबूत होते जाते हैं जितने बड़े होते हैं, या यदि वे अपने कौशल को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करते हैं। बिल्कुल लेडी स्केच की तरह, साशा ने हैरान चेहरे के साथ बात करते हुए एक ऐसी महिला का जिक्र किया जिसे मैं नहीं जानता था। अचानक कागुया के चेहरे पर तिरस्कार के भाव बदल जाते हैं और वह आह भरते हुए कहती है, आह, औरत, क्या तुम बहरी हो? मैं कह रहा हूं कि विक्टर का खून पीकर वायलेट मजबूत हो रही है। साशा और मैंने आश्चर्य से कागुया की ओर देखा, लेकिन फिर, जैसे कि यह सब झूठ था, वह अपनी उदासीन अभिव्यक्ति के साथ वापस आए और सुझावात्मक स्वर में बोली, क्या लेडी साशा समझती है कि क्या करना है? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। कागुया की अभिव्यक्ति में अचानक बदलाव से साशा इतनी आश्चर्यचकित थी कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। टस्क टस्क, कागुया ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चिटकाए। अचानक कागुया का शरीर अंधेरे में बदल जाता है और वह जमीन में गायब हो जाती है। फिर साशा के पास आती है, वह साशा को बाहों से पकड़ती है और मेरी ओर फेंक देती है। सहज रूप से, मैंने अपनी बाहें खोल दी और साशा मेरी बाहों में गिर गई। क्या तुम क्या कर रहे हो? साशा चिल्लाई जब उसने कागुया की ओर देखा। क्या वह एक प्यारी सी चीख थी? मैं टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकता क्योंकि मैंने साशा की कमर पकड़ रखी थी। वह मेरी ऊंचाई की थी और उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। मैं उसकी गर्दन को सूंघने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। कागुया सम्मान की मुद्रा में झुकती है और कहती है, अपने पति लेडी साशा के साथ कुछ समय का आनंद लें। जल्द ही वह मुड़ती है और शयनकक्ष से बाहर निकलने की ओर चलती है, और जब वह शयनकक्ष से बाहर निकलती है तो दरवाजा बंद कर देती है। नोवेल नेक्स्ट कॉम। उसने अविश्वसनीय चेहरे से कागुया की ओर देखा, लेकिन उसके पास ज्यादा कुछ करने का समय नहीं था जब उसने अचानक महसूस किया कि मैं उसकी गर्दन सूंघ रहा हूं और उसकी कमर पकड़ रहा हूं। जब वह मेरे करीब आई तो मैं खुद को रोक नहीं सका। मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं सका। वह तेजी से मुड़ती है और मेरी ओर देखती है, और जब हमारी लाल आंखें मिलती हैं तो हम खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते। मैं देखता हूं कि साशा के दांत बदल गए हैं और तेज हो गए हैं। वह अचानक मुझे दीवार में धकेल देती है और मुझे काटने की कोशिश करती है, लेकिन मैं उसे ऐसा करने नहीं देता। मैं उसे जमीन पर गिरा देता हूं और उसकी बाहें पकड़ लेता हूं, जबकि वह अपने पैर मेरी कमर के चारों ओर लपेट लेती है और खून की लालसा से मुझे देखती रहती है।
मैंने उसकी बाहें छोड़ दी और उसने अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर लपेट दी। मैंने अपना चेहरा उसकी गर्दन पर रख दिया और फिर मैंने उसे काट लिया। मुझे ये भी महसूस होता है कि वह मेरे कॉलरबोन को काटती है और मेरा खून चूसना शुरू कर देती है। अचानक भावनाओं का एक विस्फोट मुझ पर निर्देशित होता है और वायलेट की तरह उसका खून स्वादिष्ट था। यदि वायलेट का खून दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शेफ द्वारा बनाए गए भोजन जैसा था, तो मुझे लगता है कि साशा के खून का स्वाद सबसे प्राकृतिक था। यह ऐसा था जैसे मैं बीच में एक द्वीप पर रह रहा था, और उस द्वीप का मालिक एक जानवर था जिसके पास दुनिया का सबसे स्वादिष्ट मांस था। यह एक जंगली स्वाद था, यह एक नशीला स्वाद था। जैसे ही मैंने साशा का खून पिया, मुझे लगा कि मेरे शरीर में एक कमजोर बंधन मजबूत होने लगा है। मैं अब साशा के पूरे अस्तित्व को महसूस और समझ सकता हूँ। उसकी भावनाएं, उसके विचार, मैं उन्हें वैसे ही समझ सकता था जैसे मैंने वायलेट को समझा था। मैं समझ गया था कि साशा किस तरह की महिला है। अचानक मेरी दुनिया लाल हो जाती है। मुझे एहसास होता है कि यह वायलेट के समान है, लेकिन वायलेट के विपरीत मैं चारों ओर देख सकता था। ये जगह उस सुपरमार्केट की तरह लग रही थी जहां मैं पहले गया था जब मेरी मां ने मुझसे खाना खरीदने के लिए कहा था। क्या आपको यकीन है? साशा ने मेरी ओर देखते हुए पूछा जो लेटा हुआ था। मेरी बांह पर एक बड़ा घाव था जैसे मुझ पर किसी जंगली जानवर के पंजे ने हमला किया हो। हाँ, मैं उससे अपना डार्लिंग बनाऊंगी, वायलेट प्यार भरी मुस्कान के साथ बोली। साशा अचानक दूर देखती है और मैं उसकी नजर का अनुसरण करता हूँ। जल्द ही मुझे रूबी दिखाई देती है। लंबे लाल बाल, आकर्षक शरीर और हरी आंखों वाली एक महिला। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? चाहे मैं कुछ भी सोचूं, वायलेट अपना मन नहीं बदलेगी। हमें उसका समर्थन करना चाहिए। इसके अलावा मैं अनुष्ठान के लिए सामग्री पहले ही ले आया हूँ, रूबी तटस्थ स्वर में बोली और उसने एक काले बैग की ओर इशारा किया जो विभिन्न वस्तुओं से भरा हुआ लग रहा था। साशा ने रूबी की बातों से सहमति में अपना सिर हिलाया। फिर वह मेरी ओर देखती है और थोड़ी दया के साथ कहती है, ठीक है, गीले कुत्ते की दुर्गंध वाला प्राणी बनने से बेहतर होगा कि तुम एक पिशाच की तरह जियो। जल्द ही दृष्टि बदल जाती है और मैं उसी इमारत में हूँ जिसमें मैं परिवर्तित हुआ था। सब कुछ वैसा ही होता है जैसा मैंने वायलेट की दृष्टि में देखा था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि वायलेट को काटने के बाद क्या हुआ था। मैंने रूबी की ओर देखा और गायब हो गया। रूबी ने प्रतिक्रिया करने और अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं तेज था। मैं रूबी के सामने आता हूँ और उसे गले से लगा लेता हूँ, फिर मैंने उसकी गर्दन काट ली। आह! रूबी कराह उठी और उसने अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर लपेट दी। फिर मैंने देखा कि रूबी की निगाहें एक गर्म और खतरनाक रूप में बदल गईं। वह तीखे दांतों से भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराती है और मुझे काट लेती है। नहीं! वायलट पागल आवाज में चिल्लाया। वायलट अचानक साशा की ओर देखती है, उसकी आंखें लाल हो रही थीं। अभी यहां से भाग जाओ। साशा, भागो, अभी। वायलट अपनी गति का उपयोग करती है और मेरे पास आती है। मेरे बगल में आकर वह मुझे रूबी से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं मजबूत था और वह मुझे रूबी से अलग नहीं कर सकी। लानत है। साशा, जो मुझे और रूबी को हैरान नजरों से देख रही थी, उसने वायलट को देखा जो भ्रमित चेहरे के साथ मुझे रूबी से अलग करने की कोशिश कर रही थी। मैं देख सकता था कि वह सचमुच भ्रमित थी। साशा, भागो, अभी। वायलट ने इस बार ऑर्डर दिया क्योंकि उसके आसपास का माहौल भारी और अधिक खतरनाक हो गया था। साशा के चारों ओर बिजली चमकने लगी और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक मैं गायब हो गया और साशा के पीछे आ गया। मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर काट लिया। आह! साशा मेरा सिर पकड़कर कराहती है। अचानक साशा की आंखें खून से लाल हो जाती हैं। मैंने साशा को काटना बंद कर दिया और वह विकृत मुस्कान के साथ मेरी ओर मुड़ी और अपने तीखे दांत दिखाते हुए उसने खून साफ करने के लिए कामुक भाव से मेरी गर्दन को चाटा और फिर मुझे काट लिया। मैंने भी उसे कसकर गले लगाते हुए काट लिया। कुतिया! वायलट गुस्से में चिल्लाने लगी क्योंकि उसके आस पास का माहौल गर्म होने लगा। वह बहुत गुस्से में थी, उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था और वह हताशा में अपने होंठ काट रही थी। वायलट अपने हाथ के इशारे से उसके चारों ओर कई आग के गोले बनाती है। मरो, कुतिया! मैं साशा को काटना बंद कर देता हूँ और जब मैं कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता हूँ तो वायलट को देखता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह क्या है क्योंकि मेरे आसपास की दुनिया बिखरने लगी है।
मैं साशा के खून की यादों से जागता हूँ और उसका खून पीना बंद कर देता हूँ। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी रक्तपिपासा कमजोर हो गई है, तो मैंने साशा को कमर से पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। चूंकि उसने मुझे अपने पैरों से पकड़ रखा था, इसलिए मैं उसे आसानी से उठा सकता था, इसलिए मैं फर्श पर बैठ गया और साशा को अपनी गोद में बिठा लिया। मैं साशा के सुनहरे बालों को सहलाना शुरू करता हूँ, धैर्यपूर्वक उसके संतुष्ट होने का इंतजार करता हूँ। वह काफी कमजोर लग रही थी, और एक बात जो मैंने नोटिस की वह ये कि साशा कितना भी मेरा खून चूस ले, मेरा खून खत्म नहीं होता या मैं थकता नहीं। मुझे लगता है कि यह पिशाच पुनर्जनन के कारण है। मैंने देखा कि जब मैंने साशा के बालों को सहलाना शुरू किया तो उसने धीरे धीरे मेरा खून चूसना शुरू कर दिया, और उसने अधिक आराम से बैठने के लिए अपनी स्थिति भी समायोजित कर ली। कुछ मिनट बीत गए और साशा ने मेरा खून पीना बंद कर दिया। वह बचे हुए खून को साफ करने के लिए मेरी गर्दन को थोड़ा चाटती है, पीछे झुकती है, फिर मेरी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें रखते हुए मेरी ओर देखती है। ये देखकर कि उसके मुंह पर अभी भी कुछ खून लगा हुआ है, मैं धीरे से उसके चेहरे के पास गया। जैसे ही मैंने उसके मुंह को चाटना शुरू किया, साशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और मेरी प्रगति को स्वीकार कर लिया, और धीरे धीरे मैंने उसे चूम लिया। मैंने महसूस किया कि उसका शरीर थोड़ा कांप रहा है, लेकिन उसने मेरा चुंबन स्वीकार कर लिया और अपना मुंह खोल दिया। जल्द ही हमारी जीभें कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे के मुंह में नाचने लगी, और फिर मैं उससे दूर हो गया। जब वह अपनी लाल आंखों से मुझे देखती है तो वह अपने मुंह से गर्म हवा छोड़ती है। उसकी सांसें अनियमित थीं, और जब वह मेरी तरफ देखती थी तो ऐसा लगता था कि उसकी सांसें थम गई हैं। जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, उसके सुनहरे बाल देखकर मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका, वह बहुत सुंदर है। अचानक मैंने उसका सिर अपनी छाती पर खींच लिया और उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। वह संतुष्टि की कराह रोकती दिख रही थी। मैं हंसने और राहत भरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे शांत होने की जरूरत थी। क्या आप जानते हैं, हम अभी मिले थे। मेरी बातें सुनकर साशा थोड़ा कांप उठी और मैंने देखा कि उसके गाल थोड़े लाल होने लगे थे। वह सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने उसके चेहरे पर गिरे हुए बालों को उठाया और उसके कान के पीछे रख दिया। मैं आमतौर पर ऐसा नहीं हूं, यह अनुष्ठान के कारण है। हाँ, यह अनुष्ठान के कारण है, और क्योंकि मैं प्यासी थी। वह उठ बैठी और गंभीर चेहरे के साथ मुझसे बात की। अगर उसका चेहरा इतना लाल ना होता तो उसकी अभिव्यक्ति आश्वस्त करने वाली होती। मैंने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसका सिर फिर से अपनी छाती पर खींच लिया, फिर उसे सहलाना जारी रखा। कुछ मिनट बीत गए और हम बस एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद ले रहे थे। मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। आखिरकार मेरी तरह वह भी मेरे खून से सब कुछ जानती थी। हालांकि हम अभी अभी एक दूसरे से मिले हैं, ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। साशा ने थोड़ी आह भरी, फिर वह मुझसे दूर हो गई और धीरे से अपनी स्थिति सीधी कर ली। फिर वह मेरी गोद में सिर रखकर लेट गई और अपनी लाल लाल आंखों से मेरी ओर देखने लगी। जब मैंने ये दृश्य देखा तो मुझे डेजा वू का एहसास हुआ। मुझे याद है कि मैंने वायलट के साथ भी ऐसा ही किया था, मैंने सोचा। हालांकि वायलट के साथ मैं उसकी गोद में लेटा हुआ था। साशा ने कहा, आप जानते हैं, पिशाच बहुत तेजी से बंधन में बंधते हैं। ओह, मुझे उत्सुकता हुई और जल्द ही मैंने फिर से साशा के बालों को सहलाना शुरू कर दिया। साशा ने कहा, हमारे समाज में जब एक महिला पिशाच एक नर पिशाच में दिलचस्पी लेती है तो महिला उसे शादी के बंधन में बांधने की कोशिश कर रहे नर का पीछा करती है। यह एक नर पिशाच के साथ भी ऐसा ही है जो एक महिला पिशाच को पसंद करता है। एक पीछा करने वाला समाज हो। मैं सोचे बिना नहीं रह सका। फिर वह आगे कहती है, मेरी माँ के साथ भी यही हुआ। वह उस समय फुलगर परिवार की उत्तराधिकारी थी। एक दिन उसने मेरे पिता को देखा, नीली आंखों वाला एक गोरा पिशाच, और वह उसकी दीवानी हो गई। अगले दिन उसने उसका अपहरण कर लिया और उससे शादी कर ली। साशा ने तटस्थ चेहरे से बात की और अपनी आंखें बंद कर ली और मेरे दुलार का आनंद लिया। मेरे पिता के परिवार का रुतबा मेरी माँ से बहुत कम था, और पिशाच स्वभाव से लालची होते हैं। इस वजह से जब मेरे पिता का अपहरण हुआ तो उन्होंने ज्यादा शिकायत नहीं की। ईसा मसीह, रुकिए, क्या ये स्थिति किसी तरह से परिचित नहीं है? मैं मन ही मन सोचने से खुद को नहीं रोक सका। सौभाग्य से मेरे पिता एक महान पिशाच थे जिनकी सहनशक्ति सामान्य से कहीं अधिक थी, और जब उन दोनों का एक बच्चा हुआ
तो मेरा जन्म हुआ। मुझे मेरी माँ की बिजली जैसी शक्ति मिली और मेरे पिता की सहन शक्ति, उसी के कारण मैं अपने कौशल का उपयोग कर सकता हूँ आसानी से। अगर हर बार जब मैं उस शक्ति का उपयोग करता हूं तो मेरे पास केवल मेरी माँ की बिजली की क्षमता होती, मैं बेहद कमजोर हो जाता। आखिरकार बिजली का उपयोग करने वाली मेरे कबीले की तकनीक के लिए पिशाच के पास एक मजबूत शरीर होना आवश्यक है। मुझे समझ नहीं आया कि वह मुझसे ऐसा क्यों कह रही थी, लेकिन मैंने चुपचाप सुनने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है, सिर्फ इसलिए कि मैं बेहतर बिजली प्रतिरोध के साथ पैदा हुआ था। मेरी माँ और पिताजी ने अपनी बोरियत को शांत करने के लिए मेरे साथ एक मजेदार वस्तु की तरह व्यवहार किया। उन्होंने बिजली नियंत्रण में सुधार के लिए मेरे लिए बहुत सारे प्रयोग किए। साशा ने ऐसे कहा जैसे किसी और की कहानी बता रही हो। उसे कहानी से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मैं उसकी आवाज से बता सकता था कि वह दुखी है। मैं बहुत सारे प्रशिक्षण से गुजरा। उन्होंने मुझे एक इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बिठाया और उन्होंने बिजली के प्रति मेरी प्रतिरोधक क्षमता का परीक्षण किया। उन्होंने मुझे समुद्र के नीचे फेंक दिया और मुझसे बिजली के कौशल का उपयोग करने के लिए कहा ताकि ये देख सके कि क्या मैं जीवित बाहर आऊंगा। उन्होंने इसका प्रयोग किया उनकी बोरियत को शांत करने के लिए, मुझ पर प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण का बहाना। आखिरकार एक महान पिशाच के रूप में मेरा पुनर्जनन सामान्य से कहीं अधिक है। मैं बहुत सारे प्रशिक्षण से गुजरा और मैं कई बार लगभग मर गया। उसने थोड़ा दर्द के साथ आखिरी वाक्य बोला। लेकिन मैं रुका रहा, मैं तब तक रुका रहा जब तक इन दोनों ने मुझ में दिलचस्पी नहीं खो दी और वे फिर से ऊब नहीं गए। अचानक मेरे दिल में भावनाओं की लहर उमड़ने लगी। ये भावनाएं मेरी नहीं थी। मैंने अपने होंठ काटे और कुछ भी प्रदर्शित न करने की कोशिश की। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। और तभी मुझे मेरी निजी नौकरानी मिली। उसने अपने होंठ काटे और अपनी आंखों पर अपना हाथ रखा और कांपती आवाज में कहा, जूलिया। वह मेरे लिए एक माँ की तरह थी। जब मैं टूटती हुई और लगभग मरती हुई घर आती, तो वह मुझे ठीक कर देती और मेरे साथ एक असली बेटी की तरह व्यवहार करती। मैंने साशा के चेहरे से खून की बूंदें गिरते देखी। मुझे महसूस हुआ कि खून की ये बूंदें मेरी जांघ पर गिर रही हैं, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। मैंने अपने होंठ काटे और तटस्थ रहने की कोशिश की। मेरा दिल बैठ रहा था और मुझे रोना आ रहा था। यह एक अजीब एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसकी सारी भावनाओं को महसूस कर रहा हूँ। उसने मुझे वह सब कुछ सिखाया जो मैं आज जानता हूँ। शिष्टाचार, शिक्षा, महान दुनिया के नियम, अंकगणित, भूगोल, पिशाच इतिहास। उसने मेरे साथ मनुष्यों द्वारा बनाए गए खेल भी खेले। मुझे उसके साथ शतरंज खेलने में बहुत मजा आया। वह मेरे लिए एक माँ थी, ऐसी माँ जैसी मेरी असली माँ कभी नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे उसकी याद आती है। मुझे साशा का सारा दर्द और दुख महसूस हुआ जब उसने ये शब्द बोले। उसका शरीर स्पष्ट रूप से कांप रहा था और वह बहुत नाजुक लग रही थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मुझे उसकी याद आती है। मुझे अपनी माँ की याद आती है। मुझे उसके साथ खेलने की याद आती है। मुझे उससे बात करने की याद आती है। वह अपने होंठ काटती है और अब बोल नहीं पाती है। मुझे उसका शरीर हिलता हुआ महसूस होता है। अब वह एक खतरनाक पिशाच की तरह नहीं दिखती थी। वह बस एक बच्चे की तरह दिखती थी जिसने अपनी माँ को खो दिया था। मैंने जितना हो सके अपने होंठ काटे और मुझे लगा कि मेरे मुंह से खून बह रहा है, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने साशा के बालों को धीरे से सहलाते हुए तटस्थ भाव रखने की पूरी कोशिश की। तुम रो सकती हो साशा, मैंने यथासंभव धीरे से कहा। मैं बस उसका बोझ थोड़ा हल्का करना चाहता था। मम, उसने अपना चेहरा बाईं ओर घुमाया और अपना चेहरा मेरी गोद में छिपा लिया और चुपचाप रोने लगी। मैं नहीं चाहता था कि वह जो महसूस कर रही है उसे छुपाए। मैं उसे उठाता हूं और अपनी गोद में रखता हूं और फिर उसे पकड़ लेता हूं। मैं उसका सिर अपनी छाती पर रखता हूं और वह अपना चेहरा छिपा लेती है क्योंकि मुझे लगता है कि खून के आंसू मेरी शर्ट को गीला कर रहे हैं। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मुझे साशा के माता पिता पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने उसके साथ क्या किया। मुझे दुख था कि साशा ने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो उसके लिए माँ जैसा था। मुझे साशा के माता पिता से घृणा थी कि उन्होंने अपनी बेटी को अपनी बोरियत मिटाने के लिए एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया। साशा के साथ जो कुछ भी हुआ उससे निपटने के लिए मुझे खेद है।
और जूलिया और उसने साशा के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान था। मेरे दिल में बहुत सारी भावनाएं चल रही थी और मैं एक ही समय में उन सभी भावनाओं से निपटने का प्रबंधन नहीं कर पा रहा था। पहली बार मुझे पिशाच की बढ़ी हुई भावनाओं को नियंत्रित करने की कठिनाई समझ में आई। मैं हर चीज को 500 गुना गुना महसूस कर सकता था, और यह कोई आसान काम नहीं था। मैंने अपने तेज दांतों से अपना होंठ काटा, मुझे लगा कि मेरे मुंह से खून बह रहा है और मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। मैंने साशा को धीरे से गले लगाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं ये ठीक है जैसा कुछ भी नहीं कहना चाहता था, मैं उसके साथ पाखंडी नहीं बनना चाहता था। और इस वजह से मैंने उसके लिए एक समर्थन के रूप में कार्य करने का फैसला किया। अब उसे बस अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी की जरूरत है। कागुया दरवाजे पर आती है और मुझे साशा को गले लगाते हुए देखकर वह अपना मुंह खोलने जा रही थी, लेकिन मैंने कहा, छोड़ो। मेरी आवाज मेरी इच्छा से अधिक राक्षसी निकली। कागुया की भौहें एक पल के लिए कांप गईं, लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। शायद अभी मेरी अभिव्यक्ति अच्छी नहीं है। कागुया पीओवी। कुछ समय बीत गया और मैं उस कमरे में वापस जा रहा था जिसमें मैंने लॉर्ड विक्टर को लेडी साशा के साथ छोड़ा था। जब मैं कमरे के सामने पहुंचा, तो मैंने दरवाजा खोला, और जैसे ही मेरी आंखें लॉर्ड विक्टर की लाल आंखों से मिली, मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर स्तब्ध हो गया है। लॉर्ड विक्टर का चेहरा बहुत ठंडा था और मुझे लगा कि मेरी अंतरात्मा खतरे से चिल्ला रही है। मैंने ये भी देखा कि वह अपना मुंह बहुत जोर से काट रहा था और वह साशा को बहुत सुरक्षात्मक तरीके से गले लगा रहा था। छुट्टी। लॉर्ड विक्टर का आदेश सुनकर मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर मांग कर रहा है, जैसे कि मुझे उसका पालन करना ही होगा। यह एक आदिम आग्रह की तरह था जो मुझसे कह रहा था कि मुझे इस आदेश से इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इसे नजरअंदाज किया तो वास्तव में कुछ बुरा होगा। लॉर्ड विक्टर का आदेश पूर्ण है। यदि उसने मुझे कुछ करने का आदेश दिया है, तो मुझे उसका पालन करना ही होगा। मैंने सहमति में सिर हिलाया और तुरंत कमरे से बाहर चला गया। जिस क्षण मैं कमरे से दूर होता हूँ, मैं चलना बंद कर देता हूँ और होश में आ जाता हूँ। क्या हुआ? जब मैंने उस कमरे की दिशा की ओर देखा जहां लॉर्ड विक्टर थे, तो मैं आश्चर्यचकित होकर जोर से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। कुछ मिनट बीत गए और साशा ने रोना बंद कर दिया। वह मेरी ओर एक ऐसे व्यक्ति के चेहरे से देखती है जो अभी अभी बहुत रोया है। मुझे खेद है। इससे पहले कि साशा कुछ बकवास कहे, मैंने चुपचाप उसके मुंह पर अपनी उंगली रख दी। शश। सब ठीक है। सब कुछ ठीक है, ठीक है। मम्मा। साशा ने अपना सिर हिलाया और मैं अपना हाथ उसके चेहरे पर ले आया। जब उसे एहसास होता है कि मेरा हाथ उसके चेहरे पर है तो वह अपना सिर मेरे हाथ में रख देती है। मैं थोड़ा हंसा और धीरे धीरे उसके चेहरे से खूनी आंसू पोंछने लगा। अजीब, मैं तुम्हारे साथ इतना सुरक्षित क्यों महसूस करता हूँ? उसने मेरी आंखों में देखते हुए भ्रमित स्वर में पूछा। मैं देख सकता था कि उसकी आंखें नीलमणि नीली हो गई थी। मैं बिल्कुल अलग बना हूं, मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। जब उसने मेरा अनजाने मजाक देखा तो वह थोड़ा हंसी, लेकिन मैंने ये भी देखा कि जब वह हंसी तो उसकी भावनाएं थोड़ी शांत हो गईं। वह ठीक लग रही थी। मैं महसूस कर सकता था कि उसका दिल शांत था, लेकिन मुझे उस शांति के पीछे छिपा हुआ अत्यधिक गुस्सा भी महसूस हुआ। वायलट और मैं आपका बदला लेने में मदद करेंगे, मैंने सौम्य स्वर में कहा। वह गंभीर चेहरे से मेरी ओर देखती है। मुझे पता है, मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसने ये दिखाते हुए अभिव्यक्ति की कि उसे कुछ समझ नहीं आया। तुम अकेले ही अपनी माँ का बदला लेना चाहते हो, है ना? तुम शायद मुझसे कहोगे कि मैं तुम्हारे मामलों में हस्तक्षेप न करूं। जब मैंने उसकी हैरान करने वाली अभिव्यक्ति देखी तो मैं थोड़ा मुस्कुराया। कैसे? मुझे ये कैसे पता चलेगा? ये सरल है, हमारे कनेक्शन ने मुझे बताया, मैं हंसते हुए बोला। लेकिन कनेक्शन इस तरह से काम नहीं करता है। इसे बस जोड़े के स्थान को जीपीएस की तरह साझा करना था। वह व्यावहारिक रूप से चिल्लाए। मेरा काम अलग है, मैंने हंसते हुए कहा। आप पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे पता है कि मैं सामान्य नहीं हूं, लेकिन वायलट को शुरू से ही यह पता था, है ना? मैंने उसी मुस्कान के साथ कहा। साशा चिल्लाए, रुको, कृपया मुझे बीच में रोकना बंद करो। वह अब बहुत प्यारी लग रही थी। असंभव, मैंने उत्तर दिया।
वाह, आपकी परेशानी भरी अभिव्यक्ति इतनी सुंदर है कि मैं ऐसा करना बंद नहीं कर सकता। साशा ने अपना चेहरा घुमा लिया और अपनी शर्मिंदा अभिव्यक्ति को छिपाने की कोशिश की। मैं उसके सिर पर हाथ फेरता हूँ, लेकिन अचानक मैं उसे एक राजकुमारी की तरह पकड़ते हुए फर्श से उठ जाता हूँ और फिर मैं उसे बिस्तर पर ले जाता हूँ और उसे वहीं छोड़ देता हूँ। नतालिया, मैंने सुनहरे बालों वाली नौकरानी को बुलाया। हाँ, लॉर्ड विक्टर, नतालिया एक गुप्त मार्ग से प्रकट होती है। साशा के लिए जगह बनाओ, वह अब से हमारे साथ रहेगी। असंभव, हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं है, नतालिया जारी रखने जा रही थी, लेकिन मैंने टोक दिया। मैं साशा को अपने आसपास चाहता था, किसी को उस पर नजर रखनी होगी, नहीं तो वह गड़बड़ कर देगी। जो नर पिशाच वायलेट के नौकर हैं, उन्हें उसकी हवेली में या मेरे घर के आसपास रहना चाहिए। जब तक साशा हमारे साथ रहती है, मैं केवल मादा पिशाचों को उसके आसपास चाहता हूँ। मुझे याद है कि एक ब्लॉक की बिक्री के लिए एक इमारत है दूर। वायलेट के पैसे का उपयोग करें और उस इमारत को खरीदें। मैं नहीं चाहता कि पुरुष साशा से एक कमरे की दूरी पर रहें। क्या होगा यदि वह कपड़े बदल रही हो और उनमें से कुछ देख ले? खैर, मुझे पता है कि वह शायद उन्हें मार डालेगी, और मैं भी ऐसा ही करूंगा। लेकिन हताहतों से बचना बेहतर है। मैं अंदर ही अंदर हल्की सी आह भरता हूँ, मुझे अपनी पत्नी वायलेट के पैसे का उपयोग करना पसंद नहीं है। आखिरकार, वह पैसा मेरा नहीं है, लेकिन वह तो मेरा अभिमान बोल रहा है। मुझे लगता है कि मुझे वह योजना शुरू करनी चाहिए जो मेरे पास पहले थी। मुझे पैसा कमाने की जरूरत है। मैं चोरी करना शुरू कर दूंगा, लेकिन भविष्य में मैं सरकारी कानूनों के तहत कानूनी रूप से अपना पैसा कमाऊंगा। आखिरकार, पैसा पैसा बनाता है। मैं बस इसे समझदारी से उपयोग करना होगा। कुछ स्थितियों में घमंड बेकार है। अगर मैं अपनी पत्नियों के लिए कोई स्थिति सुलझा सकता हूं, तो मैं आसानी से अपने अहंकार को नजरअंदाज कर सकता हूं। यदि मेरा अभिमान मुझे रोक रहा है, तो मुझे अपना अभिमान दूर फेंकना होगा। यदि मेरा अभिमान मेरी पत्नी की भलाई के लिए है, तो ये बेकार है। जब स्थिति लुवान जैसी हो, तो मैं अपने गौरव को नजरअंदाज नहीं करता। वह मेरा दुश्मन है। अगर वह मेरा दुश्मन है, तो मुझे उससे लड़ना ही होगा। मैं इस अभिमान को दूर नहीं फेंकता, और मैं भी अपनी शान पर किसी को कदम नहीं रखने देती। मेरा दुश्मन अकेला मेरा है। मैं उसकी निराशा की अभिव्यक्ति देखना चाहता हूँ। मैं उसे धीरे धीरे टूटते हुए देखना चाहता हूँ, जैसे ही मैं उन पर कदम रखता हूँ। ये गौरव मैं नहीं छोड़ता। ये संभव है। इमारत डायन जून द्वारा की गई सुरक्षा से बहुत सस्ती है, नतालिया थोड़ा आश्चर्यचकित भाव से बोली। नतालिया की बातें सुनकर मैं स्तब्धता से जाग गया। मैं अंदर ही अंदर आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी भावनाओं पर बहुत आसानी से नियंत्रण खो देता हूँ। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी भी विकसित हो रहा हूँ? आमतौर पर, मैं अपने इस परपीड़ित पक्ष को जाने नहीं देता। मैं बकवास के बारे में सोचना बंद कर देता हूँ और कहता हूँ, वायलेट को बता देना कि साशा हमारे साथ रहने वाली है। मुझे अपनी पत्नी से भी बात करनी होगी, वो बहुत नाराज होगी। उससे कहो कि वह मुझसे मिले। मुझे लगता है कि वह ऐसा नहीं करेगी, नतालिया ने अनिश्चितता के साथ कहा। ओह, वह करेगी, मैं हल्की सी मुस्कान के साथ कहता हूँ, फिर कमरे से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ता हूँ। मेरी पत्नी एक ईर्ष्यालु महिला है, और मेरे प्रति आसक्त है। वह हमेशा मेरी सुरक्षा को पहले रखती है और अपनी सुरक्षा को भूल जाती है। सुरक्षा, उसमें एक महिला के सर्वोत्तम गुण है। जल्द ही मैंने जारी रखा, वह एक प्यार करने वाली इंसान भी है। वह एक दयालु महिला है, और वह साशा से बहुत प्यार करती है, जो उसकी बचपन की दोस्त है, लेकिन मेरे लिए उसकी ईर्ष्या और जुनून उसके निर्णय को धूमिल कर देती है। लॉर्ड विक्टर, मुझे लगा कि आप लेडी वायलेट के व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानते, नतालिया थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोली। ओह, आखिरकार मैं उसके व्यक्तित्व को जानता हूँ। उसका व्यक्तित्व मेरे जैसा ही है। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ टिप्पणी की, जिसे नतालिया नहीं देख सकी। novelnext.com। जब विक्टर कमरे से बाहर निकला, तो साशा ने नतालिया की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? भगवान, विक्टर आपकी देखभाल कर रहे हैं, नतालिया ने उदासीन भाव के साथ तटस्थ स्वर में कहा, और उसने आंतरिक रूप से भी सोचा। साशा से संपर्क करने पर लॉर्ड विक्टर ने अपना वास्तविक व्यक्तित्व थोड़ा दिखाया। इसमें अपेक्षा से कहीं अधिक समय लगा। आमतौर पर नवजात शिशु पिशाच बनते ही अपना असली रूप दिखाने लगते हैं।
मुझे लगता है कि विक्टर का आत्म नियंत्रण बहुत अच्छा है और मैं थोड़ा उत्सुक हूं कि जब वह खुद को रोक नहीं पाएगा तो वह क्या बनेगा। क्या वह मेरा ख्याल रख रहा है? साशा ने अजीब भाव के साथ बात की, लेकिन इसके तुरंत बाद वह एक बड़ी विकृत मुस्कान बिखेरती है। मैं देख रहा हूँ, उसने मेरा ख्याल रखा है। उसने प्यार में डूबी किशोरी की तरह अपने भाव छुपाने के लिए दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए और धीमी आवाज में हंसने लगी। वह बिस्तर पर लेट गई और अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया। नतालिया ने उदासीन भाव से साशा की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले भी इस तरह का प्रदर्शन देखने की आदी थी। उसे भी लेडी वायलेट के दोस्त उससे काफी मिलते जुलते हैं। जब मैं अपनी प्यारी बिल्ली जैक को लेने के लिए पशु चिकित्सक के पास जा रहा था, मैं कुछ मिनट पहले जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। मैं ये जानकर थोड़ा सदमे में था कि मेरी 2 और पत्नियां हैं, लेकिन किसी कारण से मैं बहुत खुश हूं। मेरा मतलब है, कौन आदमी हरम नहीं रखना चाहेगा। वायलेट दिलचस्प है, मुझे उसका व्यक्तित्व पसंद है और वह मुझसे बहुत स्नेह करती है। और भले ही मैं अभी साशा से मिला हूं, मुझे लगता है कि वह वास्तव में बहुत प्यारी थी और मुझे ये देखना बहुत पसंद है कि जब वह शर्मिंदा होती है तो वह कैसे बदल जाती है। और रूबी, मैंने उसके बारे में कोई राय लेने के लिए अभी तक उससे संपर्क नहीं किया है, लेकिन साशा से मिली यादों के आधार पर उसके व्यक्तित्व को देखकर मुझे लगता है कि उसका भी एक दिलचस्प व्यक्तित्व होगा। मैं ये भी जानता हूं कि विदेशी व्यक्तित्व वाली 3 पत्नियां रखना बहुत तनावपूर्ण बात हो सकती है। आखिरकार, मुझे पूरा यकीन है कि समय के साथ समस्याएं पैदा होंगी, हालांकि मुझे उन समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सोचता हूं कि साशा कितनी उदास लग रही थी और मैं अपनी मुट्ठी कसकर भींचने से खुद को नहीं रोक पाता। साशा को इस तरह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और साथ ही मैं खुद पर चकित भी हुआ। मैं उससे कुछ मिनट पहले ही मिला था और उसे पसंद करने लगा था। यह असंभव है। लेकिन जब मुझे उसके खून का स्वाद और उसका खून पीने से मिली यादें याद आती हैं, तो मैं खुद को उसके करीब होने से नहीं रोक पाता। मुझे याद है कि वायलेट के साथ भी यही हो रहा था। जिस क्षण मैंने वायलेट का खून पिया, मैं समझ गया कि वायलेट कौन थी। उस भावना को समझाना बहुत कठिन बात है, लेकिन मुझे लगता है कि पिशाच के रिश्ते इंसानों की तुलना में अलग तरह से काम करते हैं। वे जो पसंद करते हैं उसके प्रति अधिक आक्रामक होते हैं और जिस व्यक्ति से वे प्यार करते हैं उसे भी उससे प्यार करने के लिए उसका अपहरण करने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। हालांकि यह एक बहुत ही संदिग्ध रवैया है। लेकिन एक बात के बारे में मुझे यकीन था कि वायलेट, साशा, रूबी और मैं खून से जुड़े हुए थे, और मेरा मतलब ये सबसे शाब्दिक अर्थ में था। मैंने उस पल के बारे में सोचा जब मैं वह सब कुछ महसूस कर सकता था जो साशा महसूस कर रही थी। मैं एक पल के लिए उसके सभी विचारों को भी जानता था। साशा और वायलेट ने मुझे बताया कि किसी को पिशाच में बदलने की रस्म कैसे काम करती है, और साशा और वायलेट की जो यादें मुझे याद है, उससे मैं बता सकता हूं कि अनुष्ठान में कुछ गलत हुआ था। वायलेट ने कहा कि मेरा खून खास है। RH नल ब्लड, वो खून जिसने मुझे बहुत परेशान किया, और विडंबना यह है कि जब मैं पिशाच बन गया तो मुझे बहुत सारे लाभ मिले। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे खून ने किसी तरह अनुष्ठान को प्रभावित किया, क्योंकि मेरे खून को छोड़कर मैं कोई विशेष इंसान नहीं हूं। मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूं जो हर जगह पाया जा सकता है। उस विचार के कारण मैंने फैसला किया कि मुझे उस अनुष्ठान के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है जिसने मुझे वह बनाया जो मैं आज हूं, और केवल 2 प्राणी ही इस अनुष्ठान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। पुराने पिशाच और चुड़ैलें। ऐसा लगता है कि चुड़ैलों से इस बारे में सीखना असंभव है। मुझे यकीन है कि उनके लालची रवैये से वे मुझसे कुछ मूल्यवान चीज मांगेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे पुराने पिशाचों से पूछना होगा। सुपर विक्टर, मुझे एक आवाज सुनाई देती है जो मुझसे बात कर रही है, लेकिन मैं इसे नजरअंदाज कर देता हूं और गहरे विचारों में चलते रहता हूं। मुझे धीरे धीरे लोगों की ओर देखने और फुसफुसाहट जैसी बातें करने की आदत हो रही थी। अरे, क्या उसकी त्वचा बहुत पीली नहीं है? क्या वह विदेशी है? वह बहुत सुंदर है, उसकी नीली आंखें सुंदर हैं। मैं ईमानदार रहूंगा, इन तारीफों से मेरा अहंकार थोड़ा बढ़ जाता है। आखिरकार, मुझे अन्य लोगों से कभी भी ऐसी तारीफ नहीं मिली है, और अपनी माँ से उन तारीफों को प्राप्त करना बहुत भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि माँ के लिए बच्चा सुंदर होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस शक्ल के साथ पैदा हुआ है।
हालांकि जब मेरी माँ ने मेरी तारीफ की तो मुझे अच्छा लगा। आखिरकार वह बहुत ईमानदार है। अगर वह सोचती है कि मैं सुंदर हूँ तो वह कहेगी कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन अगर वह सोचती है कि मैं बदसूरत हूँ तो वह हमेशा की तरह ईमानदारी से कहेगी कि मैं बदसूरत हूँ। अतीत में कभी कभी मुझे अपनी माँ के ईमानदार शब्दों से नुकसान हुआ। मुझे वह दिन याद है जब मैंने छोटी हरी शर्ट और रंगीन पैंट पहनी थी और अपनी माँ से पूछा था कि क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, और हमेशा की तरह वह कहने में ईमानदार थी, आप एक जोकर की तरह दिखते हैं जो काम करने के लिए सर्कस में गया और केवल वही पैंट पहना जो उसकी वर्दी का हिस्सा था। ओह, बस याद आ रहा है कि मुझे अभी भी नुकसान हुआ है। विक्टर, मैंने अपने कान में किसी को बहुत जोर से चिल्लाते हुए सुना और मेरी नई पिशाच इंद्रियों के साथ ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास पूर्ण ध्वनि पर स्पीकर लगा दिया हो और मेरा नाम चिल्लाया हो। मैंने झट से अपने कान पर हाथ रखा और गुस्से से देखा जिसने भी ये किया। ये देखकर कि जिस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया वह मेरा बचपन का दोस्त था, मैं सचमुच चीख पड़ी, तुम बेवकूफ हो। तुमने ऐसा क्यों किया? ब्रो, मैं तुम्हें लगभग 10 मिनट पहले से कॉल कर रहा हूं और तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। क्या तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो? उसने अपनी सामान्य सौम्य मुस्कान के साथ पूछा। कांटेदार सुनहरे बाल और हरे नीलमणि जैसी आंखों वाला एक आदमी, उसके पास एक सौम्य मुस्कान के साथ एक विषमवी आकार का चेहरा था और खेल से टोन शरीर था। वह 185 सेमी लंबा था। वह मेरे बचपन के दोस्त एंड्रू वाल्टर थे। जब से मैंने इस बेवकूफ को देखा है तब से काफी समय हो गया है। क्या वह अपनी माँ या कुछ और के साथ यात्रा नहीं कर रहा था? एंड्रू की माँ की शक्ल के बारे में सोचते हुए मैं इस विचार को अपने दिमाग से बाहर निकालने के लिए कई बार अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। अपने दोस्त की माँ के बारे में ऐसा मत सोचो। भाइयों की आचार संहिता मत तोड़ो। भाइयों की आचार संहिता कुछ ऐसी थी जिसे मैंने और मेरे दोस्तों ने बनाया था और कोड सरल था। अपने मित्र की पूर्व गर्लफ्रेंड के साथ डेट न करें, अपने मित्र की माँ या बहन के साथ डेट न करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मित्र की वर्तमान प्रेमिका के साथ डेट न करें। हमने इसे क्यों बनाया? खैर, मैं पूरी तरह से जानता हूं कि मेरी माँ खूबसूरत है। मैं जानता हूं कि उसके व्यक्तित्व के कारण उसके लिए मेरे पिता को धोखा देना लगभग असंभव है, लेकिन इसकी गारंटी देना अच्छा है ना? एंड्रू की माँ भी बहुत खूबसूरत औरत थी और मेरे दूसरे दोस्त एडवर्ड की बहन भी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए किसी दोस्त की माँ या बहन के साथ डेटिंग जैसे कारणों से हमारी दोस्ती टूटने से बचने के लिए हमने ये कोड बनाया है। वह मेरी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगता है, वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है जैसे कि वह मेरा आकार माप रहा हो, फिर वह सिर हिलाता है जैसे कि वह समझ गया हो कि क्या हुआ था। क्या आपने उन एथलीटों द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी प्रकार की दवा ली? हम फिर से क्या नाम है? वह अपनी ठुड्डी पर हाथ रखता है जैसे कि वह सोच रहा हो। एनाबोलिक्स, मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, ये सही है। क्या तुमने वह लिया? यार, ऐसा मत करो, मुझे पता है कि तुम अपने शरीर से परेशान थे लेकिन ये दवाएं तुम्हारी सेहत को और खराब कर देती हैं। मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगा। उन्होंने कहा कि आखिरी हिस्से में ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा हो जिसने अपने दोस्त को कुछ गलत करते हुए पकड़ लिया हो और कहा हो कि वह उनकी माँ को बताने जा रहा है। मैंने वो नहीं लिए, मैं व्यावहारिक रूप से चिल्लाया। अल्पविराम। ये ठीक है, आप अपने दोस्त के प्रति ईमानदार रह सकते हैं, वह बोला और उसने मेरे कंधे को इस नजर से छुआ कि वह मुझे समझ जाएगा। यह आदमी सचमुच मुझे कभी कभी गुस्सा दिलाता है। मैंने कुछ नहीं लिया, ये सिर्फ युवावस्था है। मैंने वही बहाना इस्तेमाल किया जो मैंने अपनी माँ के लिए इस्तेमाल किया था। उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैं कोई बेवकूफ हूं और बोला, बकवास। निस्संदेह वह इस पर विश्वास नहीं करेगा। मैं ये भी जानता हूं कि यह बहाना हास्यास्पद है। यौवन किसी इंसान को लंबा नहीं बनाता, उसकी मांसपेशियां सुडौल नहीं बनाता, और आपको कैप्टन अमेरिका जैसा नहीं बनाता। खैर, वह सही है। अगर युवावस्था ने ऐसा किया तो दुनिया अलौकिक शरीर वाले लोगों से भरी होगी। बकवास बंद करो और मुझे सच बताओ। ओह, मैं विषय बदलने का बहाना सोचता हूँ, जल्द ही दिमाग में कुछ आता है। अब मेरी एक पत्नी है। उसने हैरान चेहरे से मेरी ओर देखा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, वह शुष्क ईमानदार स्वर में बोला। मैंने बस उसे मृत दृष्टि से देखा।
वह जानता है कि मैं अपनी माँ की तरह हूँ और मैं करीबी लोगों के साथ बहुत ईमानदार हूँ। एक ऐसी माँ के साथ 21 साल रहना जो वह सब बोलती है जिसके बारे में वह सोचती है कि वह आपको किसी तरह से प्रभावित कर सकती है। अल्पविराम डॉट 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 ये झूठ है ना? है ना? उसने मेरी ओर विनती भरी आंखों से देखा कि यह झूठ है। यार, मैं अब शादीशुदा हूँ, मैंने ईमानदारी से कहा। अल्पविराम डॉट 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 मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आखिरकार आपने शादी की अंगूठी नहीं पहनी है। कैसा आदमी शादी करता है और शादी की अंगूठी नहीं पहनता? क्या आप पहले से ही अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं? ब्रो, निर्णय करो कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो या नहीं। आह, कितना परेशान आदमी है। ये सच है, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन चीजें बहुत जल्दी हो गईं और मैं शादी की अंगूठी या कुछ भी तैयार नहीं कर सका। वैसे भी, सिया, मैंने उसे अलविदा कहा। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने चलना बंद कर दिया और उसकी ओर देखा। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और तुम मेरा पीछा कर रहे हो। क्या होगा अगर मैं कहीं अवैध रूप से जा रहा हूँ? यह मायने रखता है। यदि आप कहीं अवैध रूप से जा रहे हैं, तो मैं आपके साथ जाऊंगा, वहां मजा तो होगा ही, है ना? मैं आपको इस जगह पर अकेले जाने नहीं दे सकता, बेशक जब ये सब खत्म हो जाएगा, तो मैं जाऊंगा। अपनी माँ को बताओ। यह आदमी एक अच्छा दोस्त है, लेकिन किसी कारण से वह हमेशा मेरी माँ को डांटता रहता है। रुको, मैं उसे कातर आंखों से देखता हूँ। यदि तुम मेरी माँ का पीछा करते हो, तो मैं भी तुम्हारी माँ का पीछा करूंगा। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैंने उसे धमकी दी। वह मेरी ओर ऐसी दृष्टि से देखता है जैसे उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो। यार, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी माँ का बहुत सम्मान करता हूँ। आखिरकार उसने अतीत में मेरे पिता से जुड़ी एक समस्या में मेरी मदद की थी और मुझे कोड याद है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं संतुष्ट हूँ। मुझे पता है कि वह ऐसा नहीं करेगा और मैं ये भी जानता हूँ कि वह मेरी माँ का बहुत सम्मान करता है क्योंकि वह उनके परिवार की वकील थी जब उसके बेकार पिता एंड्रू की कस्टडी चाहते थे। और मुझे शादीशुदा महिलाएं भी पसंद नहीं हैं, वे परेशान करने वाली होती हैं और मैं उस आदमी की गोली से मरना नहीं चाहती जिसके ऊपर मैं हरी टोपी पहनती हूँ, वह सौम्य मुस्कान के साथ बोला। तुम तो ऐसे बोलते हो जैसे तुम्हारे पास अपना अनुभव हो। मैंने उसकी ओर संदेह भरी दृष्टि से देखा। मैंने एक पल के लिए उनकी मुस्कुराहट टूटती देखी, फिर उन्होंने कहा, मैं चुप रहने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करता हूँ। हम एक आजाद देश में हैं। अल्पविराम डॉट 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 यार, तुम इन दिनों में से एक दिन मरने वाले हो, बेहतर होगा कि तुम इसे रोक दो। मैंने एक सलाह दी। मुझे पता है, जब मैं 20 साल का था तब मैंने ऐसा किया था। अतीत में जो हुआ उसके बाद मैंने ऐसा करना बंद कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप केवल 21 वर्ष के हैं। ऐसी बात मत करो जैसे ये सुदूर अतीत की बात है। मैंने आंतरिक रूप से टिप्पणी की। ओह, ठीक है। क्या वह सुंदर थी? जब मैं पशु चिकित्सक की ओर चलने लगा तो मैं जिज्ञासु से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने ये भी देखा कि उसने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। हाँ, वह 32 साल की थी, सुडौल शरीर और गहरे काले बाल। वह न्यूयॉर्क में रहती थी और एक अमीर परिवार से थी। लेकिन उसका पति 66 साल का व्यक्ति था। मुझे लगता है कि वह निराश थी क्योंकि उसके पति ने ऐसा नहीं किया था। उसे संतुष्ट मत करो। ओह, पैटर्न हो। वास्तव में, वह बोला। अल्पविराम डॉट 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 किसी तरह, मुझे उस आदमी के लिए खेद है। मैंने थोड़ी सहानुभूतिपूर्वक टिप्पणी की। ओह, अपना अनुभव। यार, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और तुम पहले से ही अपनी पत्नी का ग्रीन हॉर्न ले रहे हो। भाड़ में जाओ। वह जोर से हंसा। मेरे चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान थी। भले ही वह कई बार परेशान करने वाला दोस्त था, लेकिन वह एक अच्छा दोस्त था। मैं भी उसे तब से जानता हूं जब मैं बच्चा था। ठीक है, मैं आपके व्यक्तित्व से जानता हूं कि अगर आपको पता चला कि आपके साथ धोखा किया जा रहा है, तो आप शायद उस लड़के और अपनी पत्नी को मार डालेंगे। उन्होंने लापरवाही से टिप्पणी की जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अरे, अगर ऐसा होता है तो मैं इसे नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं तुम्हें खुद को मारने नहीं दूंगा। आखिरकार, तुम मेरे दोस्त हो। मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसा होने पर मुझे एक योजना बनानी चाहिए। शायद पैसे बचाएं और विदेश में पासपोर्ट खरीदें। शायद ब्राजील। मैंने सुना है कि वहां के राजनेता बहुत भ्रष्ट हैं, और कुछ डॉलर के बदले में, वे आसानी से आपकी मदद करेंगे। वह जोर जोर से एकालाप करने लगा।
बकवास सोचना बंद करो, ऐसा कभी नहीं होगा, मैंने कहा। आखिरकार वायलट के व्यक्तित्व को जानते हुए ऐसा होना असंभव है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी योजना बनाऊंगा। ठीक है, मैंने स्वीकार कर लिया। मैं जानता हूं कि अब बात करने से कोई फायदा नहीं, वह हमेशा ऐसा ही है। वह बहुत सावधान है, मुझे लगता है कि अतीत में उसके पिता के साथ जो कुछ हुआ उसने उस पर बहुत प्रभाव डाला। डॉट डॉट डॉट। अपने सामने एक छोटे से प्रतिष्ठान को देखकर मैंने सिर हिलाया। ये सही जगह है। जब मैंने प्रतिष्ठान में प्रवेश किया तो सबसे पहले मैंने अपनी बिल्ली जैक को देखा, जो काउंटर पर बैठी थी और निगरानी में इधर उधर देख रही थी। नोवेल नेक्स्ट कॉम। मैंने अपनी बिल्ली की ओर देखा। वह रोएदार काली है और उसकी छाती और गर्दन के चारों ओर रोए का एक धब्बा है जो गुलाबी सफेद रंग का है। उसके सिर के बाल भी बहुत नुकीले थे और उसके कान छोटे थे और बाल कम काले और गहरे भूरे रंग के थे। बाहर से उसकी आंखें नीली थीं और बीच में एक काला चीरा था जो बिल्लियों की तरह होता है। लेकिन मेरी बिल्ली की आंखें सबसे प्यारी थी। खांसी ठीक है, शायद नहीं, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं तो ये सच है। बेशक उसके पास बिल्ली की तरह मूंछें थीं, हर तरफ सफेद रंग की लगभग 10 किस्में थीं। सुपर जैक, आप कैसे हैं? मैंने जोर से बोला। कुछ ग्राहक जो अपने पालतू जानवरों को ले जा रहे थे, उन्होंने मुझे भ्रमित आंखों से देखा, शायद सोच रहे थे कि मैं पागल हूं या कुछ और, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा होता है जो हर किसी को आश्चर्यचकित कर देता है। जैक मेरी ओर देखता है और अपना पंजा उठाता है। म्याऊं। उमू, मैंने संतुष्ट होकर सिर हिलाया, और जब मैंने ग्राहकों को हैरान बिल्ली को देखते देखा तो मैं थोड़ा मुस्कुराया। हमेशा की तरह आपकी बिल्ली बिल्ली से ज्यादा कुत्ते जैसी दिखती है। मुझे बिल्लियां पसंद नहीं है, लेकिन मुझे उसे गोद लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। कभी नहीं। और बिल्लियां सबसे अच्छी होती हैं, वे शांत शांत और स्नेही होती हैं जो उन्हें सबसे अच्छा जानवर बनाती है। मियाओ, जैक ने मुझ पर ऐसे म्याऊं म्याऊं की जैसे वह सहमत हो रहा हो। देखा, वह भी सहमत है। जो भी हो, एंड्रू बहस करने की कोशिश भी नहीं करता है, इसलिए वह अपना चेहरा घुमाता है और एक 21 वर्षीय महिला की ओर देखता है जिसने डॉक्टर का कोट पहना हुआ था। ओह, विक्टर और एंड्रू, उसने गुस्से से एंड्रू का नाम बोला।